नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, यह एक रोचक और रहस्य से भरी कथा है जिसमें एक चतुर रानी और एक निष्ठावान सेवक के माध्यम से राज्य को एक धोखेबाज मंत्री के चंगुल से बचाया जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कई युगों पुरानी बात है। चीतलपक्कम नाम का एक नगर था। वहां के राजा सुरसेन थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम बगेदू था। वह राजा का अत्यंत प्रिय था और राजा उस पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे। राजा की इस अंधभक्ति के चलते प्रजा के लोग तो उसे मंत्री नहीं बल्कि छोटा राजा कहकर बुलाने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंत्री ही प्रजा के बीच आता जाता था। राजा को तो अपने राज्य दरबार से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वह हर कार्य के लिए मंत्री को ही भेज दिया करते थे। मंत्री भी खुश होकर राजा के हर आदेश का पालन किया करता था। जब राजा के विवाह की बात आई तो राजा की होने वाली रानी को देखने भी मंत्री बगेदू ही गया था और उन्हें पसंद करके आया था। तब राजा की होने वाली रानी ने अपने एक खास संदेशवाहक से राजा के पास एक संदेश भिजवाया। उन्होंने पूछा, विवाह के लिए आप खुद आएंगे या मंत्री आएगा? और विवाह के बाद मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा या मंत्री के साथ? राजा अपनी होने वाली रानी का पत्र पढ़कर थोड़ा झेप गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने वाकई गलती कर दी है। विवाह कोई राज्य का कार्यक्रम नहीं है, इसमें किसी दूसरे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजा ने रानी के पत्र का जवाब दिया कि आना तो मुझे ही है, परंतु मैंने आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ऐसा किया था। आपकी प्रतिक्रिया जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक समझदार और चतुर रानी हो। राजा ने अब फिर दोबारा रानी के पास मंत्री को नहीं भेजा, जिससे मंत्री के सारे मंसूबे पर पानी फिर गया। मंत्री ने सोच रखा था कि राजा महामूर्ख है, शायद विवाह करने के लिए भी अपने बदले मुझे भेज देगा तो रानी राजा पर भड़क जाएगी और फिर राजा का विवाह नहीं हो पाएगा। इस खबर को सैकड़ों राजा जान लेंगे कि राजा सुरसेन पागल है। कहीं कोई अपने विवाह के लिए नौकर को दूल्हा बनाता है? इस प्रकार कोई भी राजा सुरसेन के पास विवाह के लिए नहीं आएगा। राजा कुंवारा रह जाएगा। बाद में हम अपने पुत्र को राजा को दे देंगे कि राजा उसी को गोद ले ले और फिर आने वाले समय में राजा स्वेच्छा से पुत्र के माध्यम से मेरे को राज्य सौंप देगा। मगर मंत्री के मंसूबे पर पानी फिर गया था। राजा शायद ऐसा कर भी देता, परंतु रानी के एक पत्र ने राजा को बदल दिया था। राजकुमारी राजा सुरसेन की रानी बनकर राजा के महल में आ गई। वो पहले ही समझ चुकी थी कि राजा कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसे अभी कोई समझ नहीं है, उसे दुनियादारी से पाला ही नहीं पड़ा है। वह सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेता है और उसके सीधेपन का फायदा दरबारी और मंत्री उठा रहे हैं। शायद वे राज्य को लूट भी रहे हैं। राजा के महल से बाहर एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें अन्न का भंडारण किया जाता था। महल के अंदर खजाना घर था जिसमें हीरे जवाहरात, अशर्फी और सोने की मोहरें रखी हुई थी। राजा के महल से सटा राजा का बाग था जो 1 मील में फैला हुआ था और फलदार वृक्षों से लदा रहता था। राजा के पास राज्य का एक बहुत बड़ा गौशाला भी था जिसमें 10,000 गाय रहा करती थी। मगर इन सब चीजों को देखने की राजा के पास फुर्सत ही नहीं थी। रानी ने 1 सप्ताह में पता लगा लिया कि राजा सिर्फ राज दरबार से ही मतलब रखते हैं। बाहर का सारा काम तो राजा का मंत्री बगेदू ही देखा करता था। किसी राज्य का सारा कार्यभार यदि मंत्री ही देखने लगे तो यह उस राज्य के लिए शुभ लक्षण नहीं होते। उस राज्य पर शीघ्र ही संकट आने के खतरे मंडराने लगते हैं। अब नई रानी किस तरह राजा को समझाए कि महाराज, आपको अपने राज्य की प्रजा का ख्याल, राज्य की संपत्ति का ख्याल, राज्य के व्यापार का ख्याल और अन्य राज्यों से मैत्री का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। तब रानी ने विचार किया कि वह कोई उपाय लगाकर राजा को इसके लिए तैयार करेंगी। मूर्ख लोग और समझदार में बहुत फर्क होता है। मूर्ख आदमी कोई बात किसी के सामने खरी खरी सुना देता है तो वह सही बात कहकर भी अपमान का पात्र बन जाता है, जबकि समझदार उस बात को उदाहरण देकर कह देता है। सुनने वाले को उस वक्त समझ में नहीं आता, मगर कुछ देर बाद जब वह उस घटना से अपना मूल्यांकन करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह गलती तो मुझ में भी है, तो वह अपना सुधार करने लगता है। रानी ने भी कुछ ऐसा ही मार्ग अपनाने पर विचार करना शुरू किया। रात के वक्त रानी राजा से बोली कि महाराज, आप अपने राज्य का भ्रमण तो करते होंगे? राजा बोले, नहीं महारानी, मैंने उसके लिए नौकर रखे हैं। रानी बोली, आपने बहुत अच्छा किया है,
बड़े राजा महाराजा ऐसा ही करते हैं। पुनः रानी बोली कि मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें तो निरीक्षण को जाते होंगे। राजा बोले, नहीं नहीं, मैं बड़ा राजा हूँ, भला खुद क्यों गौशाला देखने जाऊं, मैंने उसके लिए कई नौकर रखे हुए हैं। रानी बोली, मैंने सुना है आपके पास बहुत बड़ा बाग है, उसमें आप सैर को जाते होंगे। राजा बोले, रानी आप भी क्या बात करती हो, मैं भला बाग देखने क्यों जाऊं जब हमारे पास हजारों नौकर चाकर पड़े हुए हैं। रानी बोली, आप यह भी काम अच्छा करते हैं, आखिर नौकरों के रहते आपको खुद क्यों बाग का सैर करना चाहिए। अच्छा, आपके पास बहुत बड़ा गोदाम है, सुना है कि उस गोदाम में इतना अनाज आ जाता है कि 12 साल तक दुर्भिक्ष पड़े फिर भी अन्न कम नहीं पड़ सकता। राजा बोले, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर मैं कभी उसे भी देखने नहीं जाता हूँ, सब मंत्री जी के जिम्मे है। रानी बोली, आप महल के खजाने की निगरानी तो खुद करते होंगे। राजा बोले, रानी आप एक ही बात बार बार पूछकर मुझे बोर कर रही हो, जबकि सुहानी रात निकली जा रही है, हमें प्रेम प्यार की बातें करनी चाहिए। रानी बोली, वह तो ठीक है, परंतु मुझे आपके विषय में तो जानना चाहिए कि आप कितने बड़े हो। मैं जितना सोच रही थी आप उससे भी बड़े हो। रानी उस रात फिर राजा से कोई इधर उधर की बात नहीं की, मगर वह अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटी। वह दूसरे दिन राजा को आधी रात में जगा दी और बोली कि महाराज, मैंने एक सपना देखा है और मेरे देखे हुए सपने कभी गलत नहीं होते। राजा बोले, रानी आपने कौन सा सपना देखा है, जरा मुझे भी बताना। तब रानी बोली कि महाराज, मैं देख रही थी कि हमारे दरबार में एक महात्मा पधारे हैं। वह महात्मा कह रहे थे कि तुम अपने पति के साथ अपने बाग और अपने गौशाला का भ्रमण करो, वहां तुम्हें एक सोने का हंस मिलेगा जो रोज सोने का अंडा देगा। उस अंडे से राज्य का विकास दिन दूनी रात चौगुनी होगा, मगर वह हंस रात के पिछली पहर में आता है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि कहाँ आएगा। अब हम उतनी रात में तो भ्रमण को जा नहीं सकते, इसलिए वह हंस हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बोले, रानी आप निराश न हो, वैसे तो मेरे दरबार में कोई धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मगर आप उस हंस की चाहत रखती हो तो मैं उस हंस को खोजने के लिए आपके साथ जरूर चलूंगा। अब आपकी बात है तो मैं साथ चलूंगा, और अगर कोई दूसरा मामला रहता तो मंत्री को भेज देता, नौकर चाकर को भेज देता। रानी बोली, महाराज, महात्मा ने मुझे साफ साफ कहा है कि पति के साथ जाना, तो मुझे पति के साथ जाना पड़ेगा, आप मेरे साथ चलेंगे। राजा बोले, अवश्य रानी, हम आपके साथ आज भोर के वक्त अपने बाग में चलेंगे, इस तरह हमारा घूमना भी हो जाएगा और हम सोने की हंस की तलाश भी कर लेंगे। भोर के वक्त राजा रानी के साथ सैर करने निकले तो सबसे पहले अपने बाग में निकल गए। वहां की स्थिति देख राजा हैरान रह गए। बाग का रखवाला भी हैरान था। बाग का रखवाला बाग के फल को एक व्यापारी को 100 टोकरी फल औने पौने दाम में बेच रहा था, वह भी रात में चोरी चोरी। रखवाला रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। राजा बोले कि रखवाला, तुम यह फल किसके आदेश से बेच रहे हो। रखवाला डर के मारे थर थर कांप रहा था। वो मंत्री का खास आदमी था, मंत्री उसी से फल बेचवाया करता था और पूरा पैसा खुद हजम कर जाता था। रखवाला अपने को बचाते हुए बोला कि महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये सब मंत्री जी के आदेश से हो रहा है। राजा बोले, अच्छा, मंत्री का आदेश है तब तो ठीक है। तभी रानी बोल पड़ी, महाराज, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। रात के वक्त चोरी चोरी कोई व्यापार नहीं किया जाता। वह व्यापारी से बोली कि तुम रात में ही फल क्यों खरीदने आ गए हो। व्यापारी पहले ही घबराया हुआ था। वह सच बोल गया कि महारानी, रात में फल खरीदने से मुझे बहुत लाभ हो जाते हैं, मुझे यह फल आधी कीमत में मिल जाते हैं। रानी बोली, सुन लिया महाराज, उस तरह आपके राजकोष का कितना घाटा हो रहा है। ये सभी फल चोरी से बेचे जा रहे हैं। आप व्यापारी और बाग के रखवाला दोनों को गिरफ्तार करो और इसमें मंत्री का क्या रोल है पता करो। राज दरबार में कभी भी अविश्वसनीय कर्मचारी नहीं रखे जाते। ये घर में रह रहे सर्प की तरह होते हैं जो सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्प पालने से किसी का भला नहीं होता। राजा ने रानी की बात मानकर बाग के रखवाला और व्यापारी को गिरफ्तार करा लिया। राजा ने मंत्री को दरबार में बुलाया और बोला कि मंत्री जी, ये क्या तमाशा हो रहा है, आप खुद बाग का फल चोरी चोरी बेचवा रहे हो। मंत्री बोला, नहीं महाराज,
मैं भला ये काम क्यों करूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। राजा बोले कि बाघ का रखवाला ऐसा बता रहा है। तब मंत्री बोला, महाराज, कुछ दिन पहले वह कुछ फल की चोरी किया था, तो मैंने उसे बहुत डांटा और पीट भी दिया था। लगता है वह मुझ पर नाराज होकर फंसाने के लिए चाल चल गया है। महाराज, आप उसे छोड़िए नहीं, उसे आज ही फांसी पर चढ़वा दीजिए, वरना हमारे राज्य के सभी कर्मचारियों के मन से भय खत्म हो जाएगा और वह सब चोरी करने लगेंगे। इसलिए इस दुष्ट को फांसी चढ़वा दो। इससे राज्य के कर्मचारी डर जाएंगे और फिर कोई चोरी नहीं करेगा। राजा को मंत्री की सलाह उचित लगी और वह रखवाले को फांसी चढ़वा दिए। मंत्री ने राहत की सांस ली कि चलो, मैं बच गया। वह अपने अन्य खास कर्मचारियों को मना कर दिया कि अभी माहौल बहुत गर्म है। नई रानी अपना नया नया पावर दिखा रही है। कुछ दिनों के लिए यह चोरी का काम बंद करा दो, वह खुद ही शांत हो जाएगी। मंत्री के चहेते कर्मचारी चोरी का काम बंद कर दिए तो रानी भी 1 सप्ताह के लिए अपना सैर वाला कार्यक्रम स्थगित कर दी। सुबह में जब राजा सैर पर जाने को तैयार हुए और रानी से बोले कि रानी, आप अब तक सोई हुई हो? अरे, आपको आज सोने के हंस के खोज में नहीं जाना है क्या? तब रानी बोली कि महाराज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं 2-4 दिन अभी आपके साथ नहीं जा सकती। आप चाहो तो अकेले जा सकते हो। राजा बोले, नहीं रानी, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। रानी बोली, जैसी आपकी इच्छा। पूरे 1 सप्ताह तक रानी महल से बाहर नहीं गई तो बाहर के कर्मचारियों को लगा कि रानी अब महल से बाहर नहीं आने वाली। वे मंत्री से भी हरी झंडी पा गए। मंत्री ने पता लगा लिया था कि रानी बीमार चल रही है। वैसे में वह 1 माह तक तो महल से बाहर नहीं निकलने वाली, मगर मंत्री को नहीं पता था कि रानी कोई बीमार नहीं थी। ये तो मंत्री की तरह ही उसकी चाल थी। वह भोर के वक्त राजा को जगाई और बोली कि महाराज, आप तैयार हो जाओ, मुझे सोने के हंस की तलाश में चलना है। राजा तुरंत तैयार हो गए। राजा रानी आज अन्न के गोदाम के पास से गुजरे तो देखा कि गोदाम से एक बैलगाड़ी अन्न से लदी हुई निकल रही है। रानी बोली कि महाराज, ये गोदाम से भोर के वक्त गाड़ी का निकलना कोई शुभ संकेत नहीं है। आप तो कह रहे थे कि यह गोदाम संरक्षित गोदाम है, इसका अन्न विशेष परिस्थिति में उपयोग में लिया जाता है, तो फिर यह बैलगाड़ी से अन्न कहाँ जा रहा है? राजा रानी के साथ गोदाम पर गए तो गोदाम के रखवाले के पसीने छूट गए। उसे अनुमान ही नहीं था कि राजा अचानक से आ जाएंगे। अब वह रंगे हाथ पकड़ा गया था तो झूठ बोलने से भी बच नहीं सकता था। वह बोला कि यह तो मंत्री ही जानते हैं कि यह अन्न कहाँ जाता है। यह आज से नहीं, सालों से गाड़ी भरकर अनाज जाता रहा है। उधर मंत्री को भी पता चल गया कि रानी आज फिर अचानक से सैर को गई है। उसका उद्देश्य सैर करना नहीं बल्कि कांटों का निरीक्षण करना है। तो वह जल्दी से गोदाम की तरफ गया कि कहीं कोई पकड़ा तो नहीं गया और पकड़े जाने पर कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया। वह गोदाम के पास गया तो देखा कि राजा रानी गोदाम के रखवाले को पकड़ लिए हैं और गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं। गोदाम में आधा से भी कम अन्न बचा है। मंत्री घबराया हुआ गोदाम में गया तो रानी बोली कि मंत्री जी, ये क्या तमाशा हो रहा है? रखवाला कह रहा है कि आप गोदाम का माल गायब करा रहे हो। राजा बोले, रानी, ये मेरे खसम खास मंत्री है, ये भला ऐसा क्यों करेंगे? सब रखवाले की गलती है। मंत्री बोला, हाँ महाराज, मैं भला गलत काम क्यों करूंगा? रानी साहिबा नई नई आई है, इसलिए मेरे विषय में कुछ नहीं जानती, मेरे पर आरोप लगा रही है। रानी बोली, मंत्री जी, बिना गंदगी की दुर्गंध नहीं फैलती। आप ये मत भूलो कि आप भी एक कर्मचारी हो। आपके खिलाफ कोई सबूत मिला तो आपको भी वही सजा मिलेगी जो इस रखवाले को मिलेगी। रानी बोली कि महाराज, आपको मंत्री की संपत्ति का आकलन कराना चाहिए कि कहीं आय से अधिक संपत्ति के मालिक तो नहीं है। राजा बोले, रानी, आप समझने का प्रयास कर। मंत्री जी मेरे कसम खास है, मैं इन पर अविश्वास कर ही नहीं सकता। रानी बोली, लेकिन महाराज, आप आंख बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकते। और फिर बाघ की घटना, गोदाम की घटना मंत्री जी पर शक पैदा कर रही है। आपको मंत्री जी को बर्खास्त कर कोई दूसरा मंत्री रखना चाहिए और राज्य का कार्यभार, प्रजा की देखभाल, राज्य की संपत्ति की देखभाल खुद से करनी चाहिए। रानी के तेवर काफी गर्म थे। मंत्री फंसता नजर आ रहा था। रखवाला सीधा आरोप मंत्री पर लगा रहा था तो वह राजा से बोला कि महाराज, इस रखवाले ने चोरी कर मेरे को भी बदनाम कर दिया है, आप इसे अभी फांसी चढ़ा दीजिए।
रानी बोली, नहीं, इस रखवाले की फांसी नहीं होगी, बल्कि रखवाला ही इस घटना का पर्दाफाश करेगा कि इस गोदाम का माल गया कहाँ और अन्न से प्राप्त पैसा कहाँ गया। राजा उस वक्त तो रानी का विरोध नहीं किए, मगर रानी के फैसले से खिन्न थे। वह अपने मंत्री पर अविश्वास कर ही नहीं सकते थे। वह महल लौट आए और मंत्री को आदेश दिया कि मौका देखकर उस रखवाले को ठिकाने लगा दो, वरना रानी और भी पचड़े में डाल सकती है। मंत्री ने जेल के अंदर ही रखवाले को मरवा दिया। दूसरे दिन फिर रानी राजा के साथ भोर में गौशाला में पहुंच गई। गौशाला का रक्षक एक दूध वाले को समझा रहा था कि भाई, अभी रानी का राज चल रहा है, मैं अब 1 किलो दूध भी इधर उधर नहीं कर सकता। तुम जाओ और 1-2 माह शांत बैठ जाओ। जब डायन का प्रकोप कम हो जाएगा तब ड्रम भर भर कर ले जाना। मंत्री जी भी इस वक्त घपलेबाजी करने से मना कर दिए हैं। रानी को साफ समझ में आ गया था कि साला मंत्री ही घपले का मास्टरमाइंड है, मगर मंत्री से राजा का प्यार मन से निकाले कैसे? ये तो राज्य का नाश कर रहा है। रानी गौशाला के रखवाले के पास गई और उसे बहुत डांटा। बोली कि तुम किसके इशारे पर दूध की चोरी करते रहे हो और बेचते रहे हो? रखवाला बोला, रानी, अब यह सब मंत्री जी ही जाने, मुझे क्या पता। हम तो उतना ही करते हैं जितना मंत्री जी कहते हैं। रानी बोली, देख लिए महाराज, अपने मंत्री के कारनामे। जहां भी जाओ वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा होता है और सबके पीछे मंत्री का हाथ है। राजा बोले, रानी, यह भी तो हो सकता है कि मंत्री को फंसाने के लिए किसी का षड्यंत्र काम कर रहा है और मंत्री निर्दोष है। रानी बोली कि आप मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे। अरे, मंत्री सब गड़बड़ का मास्टरमाइंड है, आप उस पर जांच बैठाए। राजा बोले, रानी, ठीक है, हम उस पर जांच बैठा देंगे। आप अब घर चलो, हमें आज भी सोने का हंस नहीं मिला। रानी बोली, महाराज, हंस मिलेगा या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, मगर हमारे रोज सुबह निकलने से राज दरबार की खामियां पकड़ में आ रही हैं। रोज राज दरबार के होने वाले नुकसान का पता चल रहा है। अब हम इसी तरह रोज राज्य के अन्य जगहों पर भ्रमण किया करेंगे। इससे राज्य के अंदर का भ्रष्टाचार मिट जाएगा। राजा रानी घर लौट आए और अब वे रोज 1-2 दिन पर नगर का भ्रमण किया करते, तो मंत्री भी सचेत हो गया था। अब वह अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को आदेश दे दिया था कि वह अब 1-2 साल तक कोई गड़बड़ी न करें। रानी को अभी भ्रष्टाचार मिटाने की बीमारी लग गई है। यदि यह रोग ठीक नहीं हुआ तो एक दिन रानी खुद मिट जाएगी। अभी हम कुछ दिन प्रतीक्षा करते हैं। मंत्री अब नगर छोड़ गांव की तरफ रुख किया। नगर से दूर एक गांव था। वहां 2 चोर रहा करते थे जो गांव में ही छोटी मोटी चोरी कर काम चलाया करते थे, मगर आए दिन पीट जाया करते थे। चोरियां छोटी होती थी, इसलिए लोग राजा के पास शिकायत नहीं करते थे। वे घर में भोजन की चोरी करते, दही दूध चुरा लेते, किसी का वस्त्र चुराते तो किसी का गोबर ओपला ही चुरा लेते। अब उनकी चोरियों से तंग आकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब वे इन चोरों को गांव में नहीं रहने देंगे, तो गांव वालों ने दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों पास के जंगल में रहने लगे, मगर वहां उन्हें न तो खाने को सही से मिल पाता था, न रहने को कोई स्थान था। खुले में जंगल में रहने से तो जंगली जानवरों का भी डर था। वे जंगल के बीच एक मचान बनाकर रहने लगे और कभी कभार आते जाते राहगीरों को लूट लिया करते थे। खासकर उनका ध्यान उन राहगीरों पर था जो जंगल के अंदर भोजन लेकर आते जाते थे, तो वह भोजन की चोरी आसानी से कर लिया करते थे। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि जंगल के अंदर चोरों ने बसेरा बना लिया है। ससुरा विचित्र चोर है, भोजन की चोरी करते हैं, वस्त्र भी उतरवा लेते हैं। रुपया पैसा मिल जाने पर तो उन्हें अपार खुशियां मिल जाती है। जिस आदमी के पास कुछ नहीं रहता उसे मारते भी है। कहते हैं कि साले दरिद्र, जब तेरे पास शहर खाने को पैसा नहीं तो जंगल में आया ही क्यों? अब तू हमारी मार खा। वह बहुत पीट देते और चेतावनी देते कि अगली बार इस जंगल में आए तो हम दोनों के लिए भोजन लेकर आना। अब वह आदमी जंगल जाना ही छोड़ देता। पड़ोस के एक गांव गंगा में एक बिरजू नाम का ग्वाला था जो नित्य प्रति गाय चराने जंगल में जाया करता था। वह शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर था, तो गाय चराकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास 101 गाय थी, जिनमें ज्यादातर दुधारू थी। घर में उसकी पत्नी और 2 बहनें रहा करती थी। पहले घर के आसपास बिरजू गाय चराता तो उसकी बहनें उसे खाना पहुंचा देती, मगर अब वह जंगल में जाने लगा था
तो खुद ही खाना लेकर जाता था। हालांकि वह करीब 1 सप्ताह से बड़ा उदास रहने लगा था। जब बिरजू की पत्नी ने देखा कि उसका पति पहले से दुबला होता जा रहा है और बहुत उदास रहने लगा है, पत्नी बोली कि आप इस तरह उदास क्यों रहने लगे हो और आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। बिरजू टालने की कोशिश करने लगा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्त्री बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अब तक कभी आपको इतना उदास नहीं देखा है। आप साफ साफ बताओ कि क्या कारण है। उस जंगल में किसी तरह की परेशानी है? तब बिरजू बोला कि भाग्यवान, जंगल में 2 चोर रहते हैं। वे रोज मेरा भोजन खा जाते हैं और एक गाय का दूध निकाल कर पी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अब जंगल में नहीं जाऊं, तो वह धमकी भी दिए हैं कि यदि जंगल में तुम भोजन लेकर नहीं आए तो हम तुम्हारी बहनों को उठा ले आएंगे और उससे हम दोनों विवाह कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनें किसी चोर डाकू की पत्नी बने, इसलिए उदास हूँ। पति की बात सुन पत्नी हंसने लगी और बोली कि आप कितने डरपोक हो। अरे, आपको बहनों को 10 चोर भी मिलकर उठा नहीं ले जा सकते। आप अभी उन्हें बच्ची समझते हो, जबकि वह किसी बड़े पहलवान को भी मात दे सकती है। और आप मेरे को भी कमजोर न समझना। अब आप डरो नहीं, हम तीनों मिलकर चोरों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आएंगे। कल आप जंगल में बिना खाना लिए जाना। चोर पूछे तो बता देना कि खाना पीछे से मेरी बहनें लेकर आएगी, बस इतना ही बताना। बिरजू बोला, भाग्यवान, तुम चोरों के सामने मेरी बहनों को क्यों भेजना चाहती हो? पत्नी बोली कि आप चिंता मत करो, मैं भी साथ रहूंगी, हम तीनों लाठी लेकर आएगी। दूसरे दिन बिरजू जंगल में बिना भोजन लिए गाय चराने चल पड़ा। दोनों चोर रात में कुछ खाए नहीं थे तो बिरजू के पास आए और बोले कि अरे ग्वाला, जल्दी से भोजन निकाल, हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। तब बिरजू बोला कि चोर भगवान, आज मैं भोजन नहीं लाया हूँ, भोजन तो आज मेरी दोनों बहनें लाएंगी। चोर बोले, बहुत अच्छा, साला कब से हम सोच रहे हैं कि विवाह कर लें, मगर कोई मिली ही नहीं है। अब तुम्हारी बहनों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अभी चोर बात कर ही रहे थे कि बिरजू की पत्नी और उसकी दोनों बहनें खाना लेकर जंगल में पहुंच गईं। चोर स्त्रियों के तेवर देख पहले ही हीन भाव गए कि आज जरा भी छेड़छाड़ किए तो बिजली गिर जाएगी। हम जिसे साधारण लड़की समझ रहे थे, ये तो साधारण नहीं लगती। स्त्रियां पास आकर बोली कि आज हम अपने भाई के लिए विशेष तरह का खाना लाई हैं। बिरजू से बोली कि जल्दी से खाना खा लो। चोर बोले कि भूख तो हमें भी लगी है। तब बिरजू की स्त्री बोली कि आप दोनों को अपने घर से खाना मंगवा लेने चाहिए। वैसे आप कौन हो और जंगल में क्या करते हो? चोर बोले कि हम भले लोग हैं, जंगल में ही रहकर धंधा करते हैं, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है। स्त्री बोली, अच्छा तो यह बात है, पहले बताना चाहिए था ना। हमारी 2 ननदें कुंवारी हैं, अभी विवाह करा देती हूँ। वह नंदों की तरफ इशारा कर दी कि मारो सालों को लाठी से। फिर क्या था, दोनों ने चोरों को इतना मारा कि कचूमर निकल गया। चोर दोनों लड़कियों के पांव पकड़ लिए कि बहन जी, हमें छोड़ दो, हमें पता नहीं था कि तुम दोनों हमारी बहनें हो। तब बिरजू की स्त्री बोली कि इस तरह जान नहीं बचेगी, तुम दोनों को अभी इस जंगल को छोड़कर जाना होगा और फिर कभी मेरे पति के सामने दिखाई नहीं पड़ोगे। अगर दिख गए तो हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। चोर वहां से जान बचाकर नगर के नजदीक वाले जंगल में रहने लगे। उधर मंत्री को अब राज दरबार में कोई घपला करने लायक काम नहीं मिल पा रहा था। रानी ने पूरे राज्य में अपना अलग से परिचर लगा दिया था। वह परिचर मंत्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। रानी ने परिचर से बता रखा था कि वह राजा से कुछ भी न बताए, वह कोई भी सूचना रानी को ही दे। इस बात की खबर मंत्री गुप्तचर से लगा लिया था कि उसके खिलाफ रानी सबूत इकट्ठा कर रही है। मंत्री सोच लिया कि रानी उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तो रानी के खिलाफ षड्यंत्र करने पर विचार करने लगा कि किस तरह रानी को रास्ते से हटाया जाए। तभी उसे पता चला कि रानी मां बनने वाली है। मंत्री को एक और झटका लगा कि पहले तो राजा और रानी ही थे जिन्हें रास्ते से हटाना था, कि अब रानी एक पिल्ले को जन्म देने वाली है। मंत्री बहुत ज्यादा चिंतित हुआ और चिंता में ही वह जंगल के लिए निकल पड़ा। वह जंगल में भ्रमण कर रहा था कि उसे 2 आदमी मिले। वह मंत्री को देखकर भागने लगे तो मंत्री ने उन्हें रुकने को कहा। जब वह ठहर गए तो मंत्री ने उनसे परिचय पूछा कि तुम दोनों कौन हो
और जंगल में क्या कर रहे थे? तब दोनों ने बताया कि हम चोर हैं और जंगल में छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा करते हैं। तब मंत्री बोला कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे राज्य में चोरी करना खतरनाक जुर्म में आता है, चोरों को फांसी दे दी जाती है। चोर डर गए कि मंत्री उन्हें फांसी चढ़ा देगा, तो वह गिड़गिड़ाने लगे कि मंत्री जी, हम कान पकड़ते हैं कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। मंत्री बोला कि नहीं, तुम चोरी करना नहीं छोड़ोगे, कभी बिल्ली चूहे खाकर हज करने नहीं जाती, तुम कभी साधु नहीं बन सकते, तुम दोनों को अब हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तुम दोनों मंत्री के पालतू चोर हो, सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, हम वक्त आने पर तुम्हें काम देंगे, तब तक आराम से जंगल में रहो, चाहो तो महात्माओं की तरह कुटिया बना लो, अपना भेष भी महात्मा का बना लो, बाकी खाने पीने का प्रबंध हम खुद करा देंगे। मंत्री ने दोनों के लिए जंगल में व्यवस्था बनवा दिया। दोनों जंगल में रहने लगे। उधर महल में रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, तो राजा ने मंत्री से बोला कि मंत्री जी, आप किसी संत महात्मा को महल में ले आइए, हम अपने राजकुमार का भविष्य देखवाना चाहते हैं। मंत्री की तो आंखें चमक उठी। वह अपने पालतू चोरों के पास गया और बताया कि वक्त पड़ा है, अब तुम अपना करिश्मा दिखाओ। चोर पूछे कि मंत्री जी, हमें क्या करना है? तब मंत्री बोला कि तुम्हें पहले महल में चलकर राजकुमार की भविष्यवाणी करनी है, उसके बाद तुम दोनों महल में ही ठहरना। आधी रात में तुम रानी का कत्ल करके राजकुमार की चोरी कर लेना, फिर उस राजकुमार को जंगल में ले जाकर मार देना, फिर हम तुम्हें 5000 सोने की मुद्रा दे देंगे। तुम वह पैसा लेकर राज्य से बाहर चले जाना और दूसरे राज्य में अपना जीवन यापन करना। एक चोर बोला, मंत्री जी, हम कभी किसी का खून नहीं किए हैं, हमसे रानी का कत्ल नहीं हो पाएगा। तब मंत्री बोला, तब तुम दोनों का कत्ल हो जाएगा, अपनी जान बचाने के लिए रानी का कत्ल जरूरी है। आखिर बुरे फंसे चोर मंत्री की बात मानने को तैयार हो गए। वह महल में साधु बनकर आ गए। राजा ने साधुओं से राजकुमार का भविष्य देखने को कहा, तो साधु बने चोर बोले कि महाराज, आपके राजकुमार की आयु 100 साल है, अगला राजा यही आपका राजकुमार बनेगा, ये बहुत बड़ा प्रतापी राज होगा। हाँ, आपकी रानी पर एक ग्रह चल रहा है, आप अपनी रानी की रक्षा करें। ये सुन मंत्री ने चोरों पर आंख तरेरी कि ससुरे राजा की सचेत कर रहे हैं। राजा खुद रानी के शयन कक्ष की रखवाली करने लगेगा तो फिर रानी को मार पाना असंभव हो जाएगा, हम राजकुमार का अपहरण भी नहीं कर पाएंगे। मंत्री की स्थिति भांप कर साधु बोले कि महाराज, आपकी रानी पर जो ग्रह है वह आपकी वजह से है, आप रानी के कक्ष से 1 हफ्ते तक दूर रहे, फिर रानी का ग्रह हमेशा के लिए टल जाएगा। राजा बोला, ठीक है महात्माओं, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। राजा मंत्री से बोला कि अब शाम हो गई है, आप दोनों साधुओं को महल में ठहराने का प्रबंध करो, ये कल सुबह महल से जाएंगे। दोनों साधु महल के अंदर ही ठहर गए। मंत्री के योजना अनुसार आधी रात में दोनों ने रानी का कत्ल कर दिया और राजकुमार को लेकर फरार हो गए। वह जंगल में पहुंचते ही सोचे कि राजकुमार का कत्ल कर दे। तब दूसरा बोला कि नहीं, हम इस बालक का खून नहीं करेंगे, इसे जंगल में रह रही बुढ़िया के झोपड़ी में रख देते हैं। यदि मंत्री हमें 500 स्वर्ण मुद्रा दे देता है तब हम इस बालक की हत्या करेंगे, यदि नहीं देता है तो हम इस बालक की हत्या नहीं करेंगे। वह उस बालक को जंगल में रह रहे बुढ़िया के गोद में सुला दिए और अपने कुटिया के पास निकल चले। तभी मंत्री अपने 2 आदमियों के साथ कुटिया में पहुंच गया। उसे देखते ही बोले कि मंत्री जी, आपका काम तो हो गया, आप अब जल्दी से हमारा काम कर दो। मंत्री बोला, अवश्य, हम इनाम देंगे, मगर इनाम के लिए आप दोनों को हमारे साथ महल के गुप्त दरवाजे तक चलना पड़ेगा। अब हमने सोच लिया है कि आप दोनों को 500 के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देंगे। दोनों लालच में महल के अंदर आ गए। मंत्री ने अपने आदमियों को इशारा किया कि दोनों की गर्दन उड़ा दो। दोनों ने दोनों चोरों को मार दिया। मंत्री आराम से घर चला गया। सुबह में दासियों ने रानी की हत्या की खबर राजा को दी, तो राजा भागा भागा रानी के कक्ष में गया। महारानी मृत पड़ी थी। तभी किसी ने बताया कि महाराज, दोनों साधु भी मारे गए हैं। दासी बताई कि महाराज, राजकुमार कहीं दिख नहीं रहा, शायद हत्यारा राजकुमार को साथ ले गया है। राजा ने तुरंत खबर मंत्री को दिया, तो मंत्री भागा भागा आया और बहुत विलाप करने लगा। राजा को लगा कि हमसे ज्यादा दुखी तो हमारा मंत्री है। राजा ने मंत्री को सांत्वना दिया कि मंत्री जी, आप धैर्य रखिए, हम समझ सकते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो।
आप जैसा मंत्री हमें मिल पाना संभव नहीं है। राजा से आश्वासन पाकर मंत्री शांत हुआ। उसे अब लगा कि अब राजा के कोप से बच गया है। राजा को न तो मुझ पर शक है न साधुओं पर। कुछ दिन बीत जाने के बाद मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि आप पुनः विवाह कर लें। राजा बोले, नहीं, अब हम विवाह नहीं करेंगे। मुझे मेरा साला अपना एक पुत्र दे देगा। मैंने रानी से वादा किया था कि आपके मर जाने के बाद भी विवाह नहीं करूंगा। वैसे मेरा उत्तराधिकारी अभी ससुराल में है। ये सुन मंत्री का चेहरा उतर गया। उसे लगा था कि राजा उसी के पुत्र की मांग करेगा, मगर राजा के ससुराल में 7 साले हैं और 7 के कुल 32 पुत्र हैं। उसमें से कोई भाग्यशाली ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस जगह पर मंत्री हार गया। वह फैसला समय पर छोड़ दिया। अब समय गुजरने लगा। एक दिन राजा राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अपने साले के पुत्र को ले आए और वह अपने साथ उस लड़के को रखने लगे। उस लड़के का नाम प्रकाश था। वह अब महल में पलने लगा। इस तरह वह अब 18 साल का हो गया। अब वह शिकार पर जाने का विचार करने लगा तो राजा ने मना कर दिया। राजा बोले कि तुम अकेले भूल से भी मत जाना, तुम मंत्री के साथ ही जाना। राजा मंत्री से बोला कि मंत्री जी, राजकुमार को जंगल का भ्रमण कराया करो, राजकुमार को शिकार पर ले जाया करो। मंत्री को फिर एक बार मौका मिल गया। वह अपना खराब दिमाग खपाने लगा। वह अब रोज राजकुमार को जंगल में शिकार को ले जाता। इस तरह आते जाते 6 माह गुजर गए। एक दिन राजकुमार और मंत्री जंगल में शिकार को गए। मौसम तो सुबह से ठीक नहीं था। राजा ने दोनों को जंगल जाने से मना किया था, मगर राजकुमार के जिद के कारण राजा को शिकार पर जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार मंत्री के साथ जंगल चला गया। जंगल पहुंचते ही बरसात शुरू हो गई, तो दोनों जंगल के अंदर छिपने की जगह खोजने लगे। अब जंगल में वर्षा से बचने का कोई स्थान नहीं था। बिजली जोर जोर की कड़क रही थी। मंत्री बोला कि राजकुमार, आज लगता है हम दोनों जंगल में ही मारे जाएंगे, साथ में हमारे दोनों सैनिक भी मारे जाएंगे। ऐसा खतरनाक मौसम तो कभी बना ही नहीं था। दोनों एक बरगद के वृक्ष की छाया में खड़े होकर बरसात खत्म हो जाने का इंतजार करने लगे, मगर जंगल में ही रात हो गई। बरसात नहीं थमी। काफी देर हो जाने के बाद तो बरसात रुक गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। ऊपर से जंगल रह रहकर बिजली के चमकने से थोड़ा रास्ता दिख जा रहा था। मंत्री बोला, राजकुमार, अब हम इस बरगद के पेड़ पर चढ़कर आश्रय ले लेते हैं, नहीं तो कोई जंगली जीव हमें अपना शिकार बना लेगा। राजकुमार बोला, मंत्री जी, हम कई बार इस बरगद के पेड़ के पास आए हुए हैं। इस बरगद के पेड़ के उत्तर दिशा में 1 मील चलने पर 4-5 वनवासियों का घर है। एक वनवासी बुढ़िया के घर तो हम कई बार पानी भी पी चुके हैं। आप उस बुढ़िया के घर की तरफ चलिए। हमें भले ही भोजन न मिले, परंतु रहने का स्थान जरूर मिल जाएगा। मंत्री जल्दी से उस बुढ़िया के घर की तरफ चल दिया और वह राजकुमार से बोला कि राजकुमार, मुझ पर उम्र की असर होने लगी है, नहीं तो हम दिन भर बरगद के पेड़ के नीचे भटकते रहे। हम कब के आराम से वहां जाकर आराम कर रहे होते। मंत्री के साथ राजकुमार और 2 सैनिक थे। किसी वनवासी के पास 4 आदमी के ठहरने का कोई विशेष प्रबंध नहीं हो सकता था, परंतु राजकुमार और मंत्री के लिए तो हो ही सकता था। मंत्री बुढ़िया के घर जाकर आवाज लगाया तो घर में एक बुढ़िया, एक उसका बूढ़ा पति और एक बेटा रहता था। मगर 2 दिन पहले लड़का अपनी बहन के घर चला गया था, तो बुढ़िया और बूढ़ा ही घर में थे। अपने दरवाजे पर मंत्री और राजकुमार को देखकर दोनों ने उनके रहने का प्रबंध किया। साथ ही बुढ़िया खाने के लिए कुछ फल दी। बुढ़िया अंदर कुछ सूखे मेवे लाने चली गई और राजकुमार हाथ धोने घर से बाहर चला गया। इतने में मंत्री ने फल में जहर मिला दिया। राजकुमार आकर फल खाने लगा। खाते ही राजकुमार बेहोश होकर गिर पड़ा। मंत्री बोला, दुष्ट बुढ़िया, तुम दोनों ने साजिश के तहत मेरे राजकुमार को मार डाला। मैं तुम दोनों को फांसी पर लटवा दूंगा। बुढ़िया बोली, मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको हत्यारिन दिखती हूँ? तब मंत्री बोला, तुम अभी राजकुमार को मार दी हो और कहती हो कि हत्यारी हूँ। आप कैसे हत्या करोगी? मंत्री सुबह में सैनिक से राजमहल खबर भिजवाया कि राजकुमार की हत्या हो गई है। यह खबर सुन राजा पागल सा हो गया और जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां राजकुमार मरा पड़ा था। मंत्री राजा को देखकर दहाड़े मारकर रो रहा था और राजा से कह रहा था कि महाराज, आप चिंता न करें, आप दुखी ना हो। मैं आपके लिए अपने पुत्र का त्याग करने को तैयार हूँ।
मैं अब आपको गोद लेने के लिए अपना पुत्र दे दूंगा, मगर इससे पहले दोनों बूढ़े बूढ़ी को फांसी पर लटका दीजिए। बुढ़िया बोली, महाराज, आप इस धूर्त मंत्री की बातों में न आए, ये बहुत गद्दार मंत्री है। मैं आज इसका राज खोल कर रखूंगी। मैं इसका पीछा 20 साल से कर रही हूँ, फिर भी चुप थी। मैं जानती थी कि मेरी बात आप नहीं सुनोगे। राजा बोला, तेरी बात तो मैं आज भी नहीं सुनूंगा। तभी वहां बुढ़िया का बेटा आ गया था। वह बोला, महाराज, आप राजा हो, आपको पहले सबकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। आप सिर्फ मंत्री पर ही भरोसा कैसे कर सकते हो? और फिर आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि बुढ़िया और बूढ़े को राज्य से क्या स्वार्थ हो सकता है। आपके राजकुमार के मारने से कौन सा यह राजा बन जाएंगे? स्वार्थ तो मंत्री को है, जो आपको अपना पुत्र गोद दे रहा है। राजा बोला, मूर्ख लड़का, मेरे मंत्री पर उंगली उठाने की जुर्रत कर रहे हो, हम तुम्हें भी फांसी चढ़ा देंगे। बुढ़िया बोली, महाराज, आप युवक के गले को गौर से देखिए, आपकी फांसी की रस्सी युवक के गले में फिट नहीं बैठेगी। राजा ने युवक के गले को देखा तो हैरान रह गए। रानी की मणिमाला युवक के गले में थी। रानी ने अपने राजकुमार को जन्म के वक्त पहना दिया था। राजा बोला, तुम कौन हो और मेरी रानी का माला तुम्हारे गले में कैसे? बुढ़िया बोली कि राजा, वह माला आज भी वही है, उसी गले में है जिस गले में रानी ने माला पहनाया था। ये युवक कोई और नहीं, आपका अपना राजकुमार है। मैं इसे 20 साल से पालन कर रही हूँ। मैं इसे उस दिन भी जान गई थी कि यह राजकुमार है, मगर उसके जान को खतरा था। आपके मंत्री से जान को खतरा था। आपकी रानी की हत्या मंत्री ने ही उन 2 चोरों से कराया था, जो साधु बनकर आपके महल में गए थे। वे चोर रानी की हत्या किए और राजकुमार को मेरे घर के सामने लाए। एक चोर राजकुमार की हत्या के पक्ष में था, तो दूसरा मंत्री से 5000 मोहर मिल जाने के बाद हत्या करना चाहता था। तो दोनों ने पहले राजकुमार को मेरे यहाँ छोड़ दिया और मंत्री से पैसा लेने चले गए। मंत्री धोखे से दोनों को महल में ले गया और अपने इन दोनों चहेते सैनिकों की मदद से मार दिया। मंत्री को नहीं पता था कि राजकुमार जिंदा है और मेरे पास है। मैं दूसरे दिन ही आपके पास राजकुमार को लेकर चली जाती, परंतु मुझे पता था कि आपके आंख पर मंत्री ने पट्टी बांध रखी है। आप आंख रहते नहीं देख रहे थे। इस मंत्री ने आपके राज्य को जी भर के लूटा है। इसके पास इतनी अवैध संपत्ति है कि आपके राज्य के पास नहीं है। राजा अब भी असमंजस में था। उसे बुढ़िया की बात काल्पनिक लग रही थी। तभी मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमार के गर्दन पर रख दी। वह बोला कि राजा, जब तुम सब जान ही गया है तो अब तुमसे कुछ छुपाना क्या? हाँ, जितनी बात बुढ़िया कही है सब सत्य है। मैं अपने बेटे को राजा बनाने के लिए ही यह सब किया था और राजा बनाकर ही रहूंगा। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे की हत्या करूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद तुम्हें मारूंगा और राज्य का राज बन जाऊंगा। तभी मंत्री का एक चहेता सैनिक मंत्री की गर्दन काट दिया और बोला कि महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं कब से आपका नमक खा रहा था और इस गद्दार के साथ मिलकर गद्दारी कर रहा था, मगर इसमें भी मेरी मजबूरी थी। यह मेरे पुत्र और एक पुत्री को अपने घर में कैद करके रखा था। उन्हें मार डालने की धमकी देता था। मैं बेटे बेटी की जान बचाने के खातिर इसकी बात मान रहा था, मगर आज मुझे अपना फर्ज याद आ गया। मैंने दुष्ट की हत्या कर दी है। ये काम मुझे 20 साल पहले करनी चाहिए थी। राजा बोला, सैनिक, एकदम सही समय पर सही फैसला लिए हो। अब तुम इस राज्य के नए मंत्री हो। राजा अपने पुत्र के साथ उस बुढ़िया और बूढ़े को लेकर अपने दरबार में आ गए और राजकुमार को राजा बना दिया। बुढ़िया राजमाता बन गई और अपने पति के साथ महल में रहने लगी। राजा कुछ समय बाद सन्यासी बन जंगल में तपस्या को चला गया। इस कहानी का सार यह है कि आंख मूंद कर किया गया विश्वास राज्य और परिवार दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने वाले साधारण लोग भी बड़े से बड़ा षड्यंत्र विफल कर सकते हैं। समय हमेशा सच को सामने लाता है। ये कहानी 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक शांत पति और एक समझदार साली ने मिलकर एक गुस्सैल पत्नी को एकदम बदल दिया, और दूसरे हिस्से में देखेंगे कि उन्हीं के बेटे ने जवानी में ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ लिया कि उसकी जिंदगी ही पलट गई। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छी सलाह सोने से भी महंगी होती है।
और गलत रास्ते की मंजिल हमेशा जेल ही होती है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है। श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां सरयू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में पत्नी के सिवा एक छोटा सा बेटा भी था। किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। सरयू की यही एक छोटी सी दुनिया थी। वह बहुत गरीब किसान था। उसके पास न के बराबर जमीन थी। अपने खेत से तो वह 1 महीने का भी अन्न नहीं उपजा पाता था, तो गांव में दूसरे किसानों के पास मेहनत मजदूरी कर लिया करता था। सरयू बहुत संतोषी था, तो उसकी पत्नी भी बहुत सरल स्वभाव की थी। वह पति की परिस्थितियों को समझती थी। बहुत कम आमदनी में भी पति के साथ खुश रह लेती थी। हालांकि उसके पड़ोस में काफी संपन्न किसान रहते थे। उनकी पत्नियां बहुत सज धज कर रहा करती थी। औरतों में पहनावे और गहनों को लेकर बहुत जलन होती है। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को नए कपड़े और गहने पहनकर जलाने की कोशिश करती है, तो दूसरी जिसके पास नए कपड़े या गहने नहीं होते, वह खुद जलती रहती है। वह काफी तनाव में रहती है और काम से पति के घर लौटने पर बेवजह उबल पड़ती है। कोई कोई तो खाना भी नहीं बनाती। वह बीमारी का बहाना बनाकर सो जाती है। वह पति के लिए खाना नहीं बनाती, लेकिन खुद दिन में ही बनाकर खा लेती है। नए नए लोग तो पत्नी के नखरे नहीं समझ पाते, लेकिन जो पत्नी के साथ 2-4 साल रह लिए रहते हैं, उनको अनुभव हो गया रहता है कि पत्नी को कौन सी बीमारी लगी है। उसको दवा की नहीं, नए कपड़े या गहने की बीमारी लग गई है। तो वह तुरंत आश्वासन की जड़ी पिला देते हैं कि जाने मन, मैं तुम्हारे लिए मनपसंद साड़ी और गहने दिला दूंगा, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, बस फसल पकने वाली है। औरत झट से उठ बैठती है और पति की सेवा में लग जाती है। लेकिन सरयू की पत्नी अपने पति की हालत को जानती थी, इसलिए हालात से समझौता कर ली थी। एक बार भी पति से कोई फरमाइश नहीं करती थी। तो सरयू कभी कभी पत्नी पर बहुत खुश होता कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दिया है कि कभी भी मेरे से कुछ भी नहीं मांगती। फिर उसे अपने आप पर अफसोस होता कि मैं कैसा गया गुजरा आदमी हूँ कि 2 रोटी के सिवा पत्नी को ढंग की एक साड़ी भी नहीं दिला सकता, एक पायल भी नहीं खरीद सकता। उसे पत्नी की बात याद आती कि पिछली होली में मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे कि अपने लिए और बच्चे के लिए कपड़े खरीद लेना, तो वह बाजार से मेरे लिए और बच्चे के लिए कपड़े खरीद लाई थी। सरयू यह देख पत्नी से पूछ बैठा, ये तुमने क्या किया? कपड़े तुम्हें अपने लिए खरीदने थे। मर्द के कपड़े फटे हों तब भी काम चल जाता है, मगर औरत के कपड़े फटे हों तो घर की इज्जत चली जाती है। औरत बोली थी, मेरे पास अभी एक नई साड़ी है, मैं उसे पहन लूंगी। आपके पास पिछले 3 साल से कोई नया कपड़ा नहीं था, तो आपके लिए जरूरी था। सरयू भगवान को धन्यवाद देता, प्रभु आपने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दिया है। प्रभु जब भी आप मेरा जन्म धरती पर कराना, मुझे हर जन्म में इसी को मेरी पत्नी बनाना। कभी कभी तो सरयू अपनी गरीबी को लेकर पत्नी के सामने रो पड़ता, तो पत्नी समझाती, आपसे कौन कहा कि आप गरीब हो? आप मेरे लिए सबसे धनी हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो। आपका प्यार सच्चा है, इसमें धन की मिलावट नहीं है। मुझे तो बस यही चाहिए। सरयू पत्नी पर बहुत खुश रहता, तो पत्नी भी पति से खुश रहती। इस तरह समय गुजरने लगा। दोनों का बेटा गंगाराम अब 10 वर्ष का हो चुका था। सरयू को तो अब अपने से अमीर बनने की आशा नहीं थी, लेकिन बेटे से उम्मीद लगा रखा था कि बड़ा होकर किसी नगर में जाएगा और वहां बहुत पैसा कमाएगा। उसके बाद जब घर वापस आएगा तो हम बहुत जगह जमीन खरीद लेंगे, फिर हम सुखी जीवन बिताएंगे। मनुष्य का जीवन आशाओं पर चलता है। उम्मीद के सहारे ही मनुष्य जिंदा रहता है। अगर उम्मीद ही नहीं रहे तो आदमी की जिंदगी नीरस हो जाती है। तो सरयू ने भी बेटे से बहुत उम्मीद लगा रखा था। एक दिन काम करने सरयू गया हुआ था। उसकी तबीयत सुबह से खराब थी, मगर उसके बावजूद काम पर चला गया था। वो बीमार रहते जब दिन भर काम किया तो उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वो बहुत मुश्किल से चलकर घर आया। तब पत्नी को पता चला कि इनकी तो तबीयत खराब है। जब उसे पता चला कि बीमार रहते हुए दिन भर काम किए हैं, तो पति पर नाराज हुई। आपकी मति मारी गई है। अरे एक दिन काम नहीं करते तो कौन सा हम पर पहाड़ टूट पड़ता, लेकिन आपको कुछ हो गया तो हम पर जरूर पहाड़ टूट पड़ेगा। पत्नी जल्दी से वैद्य के पास गई और दवा ले आई, लेकिन दवा का कोई असर सरयू पर नहीं हुआ। वह रात में ही चल बसा। पत्नी पर तो सचमुच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब परिवार में कमाने वाला मात्र वही था।
पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं था कि धन कैसे कमाया जाता है। वह घर से बाहर निकली ही नहीं थी। सरयू ने उसे फूल की तरह रखा था। अब उसके ऊपर खुद की जिम्मेवारी आ गई थी। अब कौन सा काम करने पर पैसा आएगा, उसे कुछ पता नहीं था। वह 1-2 रोज तक तो पति के गम में रोती रही, मगर रोने से किसी का पेट नहीं भरता। पेट की भूख हर गम को भुलाने पर मजबूर कर देती है, और मजबूरी में आदमी पेट भरने के लिए कोई भी उद्यम करने को तैयार हो जाता है। तो सरयू की पत्नी ने अपना पेट भरने के लिए और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए आसपास के घरों में कुछ छोटा मोटा काम करने लगी, लेकिन उसे वहां बहुत तिरस्कार मिलता। न तो काम के बदले ठीक से खाने को मिल पाता, न ही कोई पैसा देता। उल्टे पड़ोसन औरतें ताने सुना देती, कुलक्षणी है, अपने बुरे कर्मों के कारण भरी जवानी में पति को खा गई है। यह बात औरत को बहुत बुरी लगती। तो एक गांव की गरीब औरत ने सरयू की विधवा पत्नी को सलाह दिया, तुम गांव के साहूकार के यहाँ काम कर लो, लेकिन सावधानी पूर्वक, वो कोई भला आदमी नहीं है, औरतों पर बुरी नजर रखता है। तब सरयू की औरत बोली, बहन, यहाँ कोई मर्द साधु नहीं है, सबकी नजर बुरी है। औरत को खुद अपनी इज्जत बचानी है। औरत यदि खुद गलती न करे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंख उठा सके। मैं कहीं भी काम कर लूंगी। वह साहूकार के पास गई तो साहूकार उसका दुखड़ा सुन काम पर रख लिया तथा बोला, तुम इसे अपना ही घर समझो, तुम अपने बच्चे को लेकर यहीं आ जाओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं दिन की अपेक्षा रात की मजदूरी 4 से 5 गुना ज्यादा दे दूंगा, तुम 1-2 साल में मालामाल हो जाओगी। औरत बोली, साहूकार जी, मैं सिर्फ दिन में ही आपके यहाँ काम कर पाऊंगी। वह भी काम कर रही औरतों के साथ। साहूकार बोला, अरे तुम डरती किस बात से हो? दिन में मेरी पत्नी की सेवा कर देना। तुम जानती हो कि वह बीमार रहती है, रात में तुम उसकी सेवा के बाद थोड़ी मेरी भी सेवा कर देना, फिर मैं तुझे माला माल कर दूंगा। औरत बोली, मुझे रात में आपकी कौन सी सेवा करनी पड़ेगी? तब साहूकार बोला, तुम खुद समझदार हो, कोई मूर्ख नहीं हो, तुम जानती हो कि किस सेवा के पैसे मुंह मांगा मिल जाता है। औरत बोली, साहूकार, मुझे तेरे यहाँ काम नहीं करना, तेरी नीयत खराब है, तेरी बुरी नीयत के चलते तेरी पत्नी बीमार है, फिर भी तू नहीं संभलता। साहूकार बोला, तू कौन सती सावित्री है, अपने कुकर्मों के चलते पति को खा गई हो, तेरी छाया भी मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए, तू मुझे भी खा जाएगी। भाग यहाँ से, बड़ी चली आई है साहूकार को बहलाने फुसलाने। औरत अब साहूकार के मुंह नहीं लगना चाहिए, वो साहूकार के घर से चल दी। तभी उसकी नजर गांव की एक बहुत निर्धन औरत पर गई। वो हाथ में कुल्हाड़ी ले चली जा रही थी। तो सरयू की पत्नी ने पूछ लिया, बहन, आप कहाँ जा रही हो? तो वह औरत बोली, जंगल में लकड़ी काटने जा रही हूँ, रोज लकड़ी काटती हूँ और बाजार में बेच देती हूँ। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता, अपनी मेहनत से 6 बच्चों को पाल ले रही हूँ। आप अपनी बताओ कि क्या कर रही हो? मुझे आपके पति के मरने पर बहुत अफसोस हुआ था। तब सरयू की पत्नी ने अपना सारा दुखड़ा सुना दिया। तो औरत बोली, बहन, आप उस शैतान के यहाँ गई ही क्यों थी? वह लंपट है। तुम मेरे साथ कल से जंगल चलो, तुम मेरे साथ कुछ लकड़ियां काट कर बेचा करो। ऐसा करने से तुम्हें किसी के पास मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और इस काम में कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। इज्जत से पैसा पाओगी, कुछ बचत भी कर लोगी। सरयू की पत्नी को उस औरत की बात जंच गई, तो सरयू की औरत लकड़ी काट कर उस औरत के साथ बाजार में ले जाकर बेचने लगी। गांव के पास ही एक लकड़ी के टाल पर बेचने लगी। इस तरह से समय गुजरने लगा तो उस गांव की औरत ने सलाह दिया, बहन, अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है, वह बेकार का दिन भर गांव की गलियों में घूमता रहता है, उसे भी अपने साथ रखा करो। वह तुम्हारी मदद कर दिया करेगा तो आमदनी भी अच्छी हो जाया करेगी। तुम्हारा बेटा होनहार है, तुम उसे कभी खेती के काम में मत लगाना। मैंने देखा है कि कालू बनिया का लड़का गांव से अन्न खरीद कर हरपुर बाजार में बेच देता है। इस तिहरे काम में उसे बहुत लाभ होता होगा, तभी तो कालू का 17 आदमी का परिवार मजे मजे से रहता है। उनके पैर में कभी कीचड़ नहीं लगता, वह कभी खेती नहीं करते, मगर कई सालों तक पूरे गांव को खिला देने की कुवत रखते हैं। बहन, तुम अपने बेटे की स्वयं मदद करो, उसका दिमाग इतना तेज है कि 2-4 साल में खुद ही व्यापार करने में सक्षम हो जाएगा। सरयू की औरत को अपनी सहयोगी औरत की बात जंच गई। वह घर आकर अपने बेटे को समझाई, बेटा, तुम कालू बनिया के बेटे का साथ पकड़ लो, तुम उसके साथ ही घूमने जाओ,
तुम्हारा काम उसके गुण को सीखना है। तुम उसके साथ जाना तो उसे आभास नहीं होना चाहिए कि तुम उसके व्यापार के गुण सीखने आए हो। वो बस यही समझे कि तुम उसके साथ घूमने आते हो। कालू का खानदानी पेशा है कि गांव के लड़कों को बिगाड़ते रहते हैं, उनसे बेगारी कराते रहते हैं, लेकिन तुम सिर्फ उसका गुण ग्रहण करना। वो दूसरे दिन ही गंगाराम कालू के बेटे पोतन के साथ दूसरे गांव में अन्न खरीदवाने जाने लगा। कोई 3-4 माह तक पोतन की बेगारी करता रहा। फिर एक दिन माँ से बोला, माँ, मैं अब पोतन का सारा गुण सीख गया हूँ। तुम यदि मेरी मदद करो तो हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। अभी अन्न का सीजन आ गया है, किसानों की फसल पककर तैयार है। हम अपने गांव से ही अन्न खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं। माँ तो पहले से तैयार थी। वो बहुत मेहनत से व्यापार के लिए पैसे जुटाकर रखी थी। वह बेटे के साथ मिलकर दूसरे दिन ही व्यापार शुरू कर दी। वह आसपास के पड़ोसियों के अन्न को खरीदकर हरपुर बाजार बेचने के लिए ले जाने लगी। साथ में गंगाराम तो था ही। हरपुर एक बहुत बड़ा बाजार था। वहां बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे। हरपुर के एक बड़े व्यापारी थे काशी। वो गंगाराम की माँ से बोले, बहन, अब तुम्हें बार बार हरपुर नहीं आना पड़ेगा। तुम अपने पास अन्न खरीद कर घर रखा करो। मैं हफ्ते में एक बार अपना आदमी भेजकर तुम्हें वहीं पूरे माल का पैसा देकर मैं अपने पास मंगा लूंगा। बहन, तुम मुझे नहीं पहचानती, मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। मैं तुम्हारे मायके जलालपुर का हूँ। तुम काका शिवदेनी की बेटी हो, तो मैं शिवचंद का बेटा हूँ। हमारा धंधा हमेशा से व्यापार का रहा है, मगर तुम श्यामपुर के सरयू से खुद ही ब्याह कर ली थी, इसलिए तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए शिवदेनी काका से छूट गया था। तुम खुद मुझसे 16 साल बाद मिली हो। बहन, ये व्यापार है, इसमें बुरे और अच्छे दिन सबके आते रहते हैं। मेरा एक समय बहुत बुरा दौर चल रहा था। तब शिवदेनी काका ने मुझे उस बुरे दौर से निकलने में बहुत सहयोग किया था। उसने 100 सोने के सिक्के की मदद किया था। उन्हीं की बदौलत मैं हरपुर में व्यापार शुरू कर पाया था। अब शिवदेनी काका नहीं रहे। मैं उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनका दिया पैसा भी नहीं लौटा पाया था। कारण था कि मेरी हालत बहुत खराब थी, परंतु मैं अपने कठिन परिश्रम से अब कठिनाइयों से उबर चुका हूँ। मैं अब शिवदेनी काका का पैसा लौटा सकता हूँ। वह खुद नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम उनकी बेटी जिंदा हो। पिता की संपत्ति पर बेटा बेटी का ही हक होता है। मैं अब तुम्हें 100 सोने के सिक्के तो लौटा ही सकता हूँ और 100 सोने के सिक्के की अलग से मदद भी कर सकता हूँ। औरत बोली, भाई काशी, आप बस मुझे पिता के दिए हुए 100 सोने के सिक्के ही वापस कर दो और मेरे घर से अन्न मंगा लेने की कृपा करो। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। सरयू की पत्नी जब मायके में थी तो वह जानती थी कि पिता ने बहुत से लोगों को उधारी दे रखी है, लेकिन वह खुद अपने पिता के एक मजदूर पर दिल हार गई थी और उसके साथ श्यामपुर भाग गई थी। उसके पिता शिवदेनी ने भी उसकी कभी कोई खोज खबर नहीं ली। बाद में उनको पता चल गया था कि बेटी अपनी बेवकूफी की सजा पा रही है, तो वह मानकर चल रहे थे कि सबके अपने कर्म फल है, किसी न किसी तरीके से भोगना पड़ता है। सरयू की पत्नी अपने पिता की इकलौती संतान थी। जब घर से भाग आई थी तब फिर दोबारा अपने पिता के घर नहीं गई थी। अब कौन सा मुंह लेकर जाए, बदनामी को खुद ही गले लगा बैठी थी। पिता के गुजर जाने के बाद भी गांव नहीं गई थी। वह जानती थी कि पिता की सारी संपत्ति उसको ही मिलनी है, फिर भी कोई मतलब रखती ही नहीं थी। पिता के धन को डूबा हुआ धन मानकर बैठ गई थी। परंतु दुनिया में ईमानदार लोग भी होते हैं। उसे आज पता चला था कि काशी जैसा आदमी पता लगाकर उसकी बेटी को धन लौटा दिया था। दुनिया का व्यापार ईमानदार और भरोसेमंद लोगों के भरोसे ही तो चलता है। जहां एकाध दुक्का बेईमान दुराचारी मिल जाते हैं, तो वहीं काशी जैसे धर्मात्मा और ईमानदार लोग भी रहते हैं। सरयू की औरत अपने बेटे गंगाराम के साथ घर लौट आई। अब उसके पास 100 सोने की मोहरें थी और व्यापार से 300-400 मोहरें पहले जमा कर ली थी। अब उसके पास 500 सोने की मोहरें थी। वह अपने बेटे की मदद से आसपास के गांवों से अन्न खरीदने लगी और अपने घर में जमा करने लगी। एक हफ्ते बाद काशी खुद ही आकर अन्न खरीद ले जाता। इस तरह गंगाराम छोटी अवस्था में ही एक सफल व्यापारी बन गया। अक्सर देखा जाता है कि इंसान जब दुखी रहता है, गरीब रहता है, तो उसके एक एक दिन कांटे नहीं कटते, हमेशा निराशा में डूबा रहता है। मगर जब उसके सुख के दिन आ जाते हैं तो वह धन संपदा से परिपूर्ण रहता है, तो उसे पता ही नहीं चलता
कि यह दिन, ये महीने, ये वर्ष कैसे बीत गए। इस तरह समय गुजरने लगा। अब गंगाराम सयाना हो चुका था, तो उसकी कम उम्र की जिम्मेदारियों ने उसे प्रौढ़ बना दिया था। हर माँ की इच्छा रहती है कि समय के अनुसार उसके बेटे का ब्याह हो जाए। तो अब गंगाराम की माँ के मन में ख्याल आने लगा कि बेटे का ब्याह कर देती तो कितना अच्छा होता। घर में एक बहू आ जाती, मेरा एक पोता हो जाता तो उसे मैं खिलाती। अब उसके दिन भी बुरे नहीं रहे। आर्थिक तंगी खत्म हो चुकी है, घर बनकर तैयार है, कुछ जगह जमीन भी खरीद लिया गया है। अन्न रखने का गोदाम बनाने पर अभी विचार चल रहा है। वह एक दिन अपने बेटे से कही, बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारा ब्याह हो जाए। गंगाराम बोला, माँ, तुम्हारा ख्याल अच्छा है, परंतु अभी तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। पहले हमारा गोदाम बनकर तैयार हो जाए और फुर्सत मिलने पर अपने लिए एक सुयोग्य बहू की खोज करनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वह किसी अमीर घर की हो, गरीब घर की भी लड़की भली होती है। तुम मेरे ब्याह में कोई जल्दबाजी मत करना। माँ ने बेटे के मन को टटोल लिया कि बेटा भी ब्याह करना चाहता है, मगर उसे किसी से भी ब्याह कर लेने की जल्दबाजी नहीं है। सोच समझकर, जांच परख कर ब्याह करना चाहता है। कौन ऐसा नौजवान होगा जो अपने लिए पत्नी नहीं चाहेगा। हर नौजवान स्त्री पुरुष को एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। तो मैं भी बेटे के लिए चाँद सी खूबसूरत बहू लाऊंगी जो उसे हर तरह का सुख पहुंचाए, पति की इज्जत करे, और यह काम कोई गरीब की ही बेटी कर सकती है। वह अपनी जानकारी में कई जगह बात भी चला दी। एक दिन गंगाराम की माँ हरपुर बाजार से पैदल ही अपने घर वापस आ रही थी। हरपुर श्यामपुर से 12 मील की दूरी पर था, तो बीच रास्ते में एक छोटा सा जंगल भी था जो करीब 3 मील में फैला हुआ था। वह अकेले ही आ रही थी, तभी उसने देखा रास्ते में एक बहुत सुंदर औरत धीरे धीरे रोती हुई चली आ रही थी। उसे देखने से लग रहा था कि वह अभी कुंवारी थी, उम्र में भी कोई 16 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। गंगाराम की माँ सोची कि यह कुंवारी लड़की अकेली क्यों रोती हुई जा रही है, इसके साथ भला क्या हो सकता है। जरूर किसी गलती पर इसके माँ बाप ने पीटा होगा। आजकल की लड़कियां भी गलती करने में पीछे नहीं रहती। अब भला यह जाएगी किधर। ये क्रोध में घर से निकल तो गई है, लेकिन इसे नहीं पता कि यह किसी गलत हाथ में भी तो जा सकती है। इसे अभी दुनिया के लोगों की खबर नहीं है, अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं है। फिर गंगाराम की माँ के मन में ख्याल आया कि 3-4 मील का रास्ता तय करना है। मैं उस लड़की के साथ हो लेती हूँ और उसे समझा देती हूँ कि यह अपना गुस्सा थूक कर घर लौट जाए। अगर मेरी बात नहीं भी समझी, तब भी उससे बातें करते हुए रास्ता भी कट जाएगा और मैं उसकी जानकारी भी ले लूंगी कि कहाँ की है, अकेले कहाँ जा रही है। जवान लड़की को कभी भी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि कई तरह के विचार करते हुए उस औरत के साथ हो ली। उसने लड़की से पूछा, बेटी, कहाँ की हो और इस तरह अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, और तुम रो भी रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है। लड़की बोली, आप अपने रास्ते जाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तब गंगाराम की माँ बोली, बेटी, जमाना बड़ा बुरा है, लड़की को किसी न किसी के साथ ही यात्रा करना चाहिए। लड़की का रोता हुआ चेहरा बयां कर रहा था कि बहुत मजबूर लड़की है। वह लड़की बोली, चाची, अब अकेले यात्रा न करूं तो कहां से खसम साथ लाऊं। मेरे चाचा और चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है, अपना कोई सगा रिश्तेदार नहीं है। माता पिता को अपने होश में कभी देखे नहीं, पता नहीं कब दुनिया छोड़ गए और मुझे नर्क भोगने के लिए चाचा चाची के पास छोड़ गए। चाची मेरा ब्याह अपने अपाहिज भाई से करना चाह रही थी। जब मैंने मना किया कि वह मेरा मामा है, कभी मामा और भांजी का ब्याह नहीं होता, मैं शादी करने से इनकार कर दी, तो मुझ पर गलत लांछन लगाकर चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। चाचा तो स्त्री का गुलाम है, अपने मुंह से छू तक नहीं बोला। गंगाराम की माँ बोली, बेटी, अब तुम जाओगी कहाँ। लड़की बोली, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा अब कोई नहीं है, कहाँ जाऊंगी ये तो मुझे भी नहीं पता। इस दुनिया में कहीं ठौर ठिकाना मिल गया तो ठीक, वरना नदी नाला या कुआं मेरे मरने के लिए ही बना है। गंगाराम की माँ बोली, बेटा, ऐसा नहीं सोचते, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा एक बेटा है, वह व्यापार करता है, शायद वह तुम्हें पसंद कर ले। मैं अपने बेटे से बात कर तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। बेटी, भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, सुंदर शरीर दिया है,
इस दुनिया में कुछ करने के लिए, ये खूबसूरत दुनिया देखने के लिए, न कि आत्महत्या के लिए। कभी भी अपने मन में बुरे विचार लाकर भगवान के दिए शरीर का अपमान मत करना। जिस तरह तुम्हारा यह शरीर सुंदर है, उसी तरह अपने मन को सुंदर बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिंदगी भर रानी बनाकर रखूंगी। लड़की बोली, ठीक है चाची, आप एक भली और नेक दिल माँ हो। आपको देखने से ही लग रहा है कि दया की सागर हो। आप मेरे को बहू मान गई हो तो मैं भी एक आदर्श बहू का फर्ज निभाऊंगी। आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गंगाराम की माँ के साथ उसके घर चली आई और उस लड़की से बोली, तुम चुपचाप घर में पड़ी रहो। यदि बेटा मुझसे पूछता है तो मैं कहूंगी कि मैं तुम्हें अपनी सेवा के लिए लाई हूँ। गंगा खुद तुमसे ब्याह करेगा। लड़की बोली, ठीक है माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। वो लड़की जब गंगाराम के घर में आई तो घर में प्रवेश करने के बाद भोजन बनाने से लेकर घर के सभी छोटे बड़े काम की कमान अपने हाथ में ले ली। गंगाराम की माँ की खूब सेवा की, हाथ पैर की मालिश की, सिर की मालिश की। गंगाराम की माँ गदगद हो गई। उसे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो घर बैठे मिल गई थी। वह सोच ली कि जल्दी ही गंगाराम से ब्याह करा देगी, लेकिन इसके लिए गंगाराम से बात करना जरूरी नहीं समझी। गंगा ने जब पूछ लिया, माँ ये लड़की कौन है, तब माँ ने बताया, बेटा यह हमारी नौकरानी है। तब गंगाराम बोला, माँ तुम भी गजब करती हो। लड़की के विषय में तुम्हें जान लेना चाहिए, उसके कुल खानदान का पता लगा लेना चाहिए। माँ बोली, बेटा मैंने बहुत दुनिया देखी है, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं। तू मेरी पसंद देखेगा तो दांतों तले उंगली दबा लेगा। इतनी खूबसूरत नौकरानी किसी के घर में नहीं मिलेगी, और संस्कारी भी ऐसी है कि इसकी जैसी संस्कारी शायद ही कोई दूसरे मिले। तो उसे एक बार देख तो ले, और फिर तुम देख कर भी क्या करोगे? कौन सा तुम्हें इससे ब्याह करना है? मैं तो तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की तलाश करूंगी, वह भी 3-4 साल बाद। अब जाओ और खा पी कर आराम करो। उधर लड़की को देखकर गंगाराम का दिल हिल गया था। माँ की नौकरानी कहीं उसकी मन की कल्पना से भी सुंदर थी। उसने सपने में भी इतनी खूबसूरत लड़की की कल्पना नहीं की थी। सोचने लगा कि माँ मेरा ब्याह इस लड़की से ही करा देती तो कितना अच्छा होता। वह अपने कमरे में जाकर सो गया तो माँ उस लड़की से बोली, तुम गंगाराम के कमरे में जाओ, उसका हाथ पैर दबाओ, उसके शरीर की मालिश करो, उस सब करो जो एक पत्नी करती है। मैं तुझे बहू मान चुकी हूँ। तुम गंगाराम को रिंजा लो तो कल फेरे लगवा दूंगी। वह लड़की तुरंत गंगाराम के कमरे में गई और उसकी सेवा शुरू कर दी। गंगाराम को समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या वह सपना देख रहा है। वो लड़की गंगाराम के कमरे में ही उसके बिस्तर पर सो रही। सुबह में माँ गंगाराम को आकर जगाई और बोली, तुमने मेरे अरमान पर पानी फेर दिया, मेरी नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया, अब इस बेचारी की जिंदगी खराब कर दिया। अब इससे ब्याह कौन करेगा? गंगा बोला, माँ इससे ब्याह मैं करूंगा। अब यह मेरी पत्नी है, तुम अपने राजस्व पूरा करने के लिए ब्याह करा दे। माँ बोली, बेटा दिल से अपना मान लेने से ही ब्याह हो जाता है। रस्मो रिवाज तो दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है, वरना आजकल देखने में बहुत आ रहा है कि पंडित जी को दिल से दक्षिणा देने के बाद भी पति पत्नी के दिल नहीं मिल पाते। मैंने तो लड़की को अपना बहू मान लिया है, तुम भी उसे पत्नी मान लो और अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करो। वैसे कल मैं दुनिया के दिखावे वाला रस्म पूरी करा दूंगी। माँ ने दूसरे दिन विधिवत दोनों का ब्याह करा दिया। वह लड़की गंगाराम की पत्नी बन घर में रहने लगी। वह लड़की गंगाराम से बहुत प्यार करने लगी। माँ बेटा लड़की से बहुत प्रसन्न थे। इस तरह दोनों के साथ रहते 1 माह गुजर गया। माँ को विश्वास हो गया कि बहू संस्कारी है, तो घर की अलमारी की चाबी उसे सौंप दी। गंगाराम खुश था कि मेरी पत्नी घर की मालकिन बन गई है। गंगाराम को अब अन्न खरीदने के लिए दूर गांव जाना था। वो माँ से बोल गया, माँ तुम अपना और बहू का ख्याल रखना, मैं इस बार 1 हफ्ते से पहले नहीं लौटने वाला। हाँ तुम्हें समय मिले तो काशी मामा के यहाँ से तगादा लेती आना। माँ बोली, आज ही जाऊंगी। गंगाराम के जाने के बाद माँ बहू से बोल गई, बहू तुम घर देखती रहना, मैं हरपुर से आती हूँ। वो बहू के भरोसे घर छोड़कर चली गई। हरपुर से उसे आने में शाम हो गई। शाम में जब लौट कर आई तो दरवाजा खुला था। वो आवाज लगाई, बहू पानी लाना, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर भी दबा दे। मगर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो सोची कि बहू शाम में ही सो गई है, चलकर देखती हूँ। मगर घर में कदम रखते ही उसके तो होश उड़ गए।
अलमारी खुली पड़ी थी, बक्से खुले पड़े थे, घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वह दौड़कर अपने संदूक के पास गई तो वह भी खुला पड़ा था। तिजोरी के पास गई तो तिजोरी भी खुली पड़ी थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लुट चुकी है और उसकी अपनी बहू ही लौट गई है। वह कोई बहू नहीं थी, लुटेरी थी। पहले उसने अपने मोह जाल में फंसाया, फिर बड़ी आराम से लूट कर चली गई। घर में सोने के बहुत ज्यादा गहने थे तो वहीं 1000 से ज्यादा सोने की मोहरे तिजोरी में भरे पड़े थे। सब के सब गायब थे। गंगाराम की माँ दहाड़े मारकर रोने लगी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी बहू ही मुझे लूट कर चली गई है। पड़ोस की एक औरत गंगाराम की माँ की आवाज सुनकर आ गई थी। वह औरत बोली, नहीं नहीं, बहू तुम्हें लूट कर नहीं गई है, बल्कि अपने बड़े भाई के साथ गई है। मैंने उससे पूछा भी था कि बहू कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, अब वह नहीं बच पाएंगे, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। माँ जी की गैर मौजूदगी में भी मेरा जाना जरूरी है। माँ जी के वापस आने पर बता देना कि जरूरी सामान साथ ले जा रही हूँ, जल्दी ही इसे लेकर वापस आ जाऊंगी। गंगाराम की माँ बोली, नहीं बहन, अब वो नहीं आएगी। मुझे उसके विषय में कुछ नहीं पता कि कहाँ की थी, कौन थी। मैं तो उसे अनाथ समझ सहारा दे दिया था, मगर वह मुझे ही बेसहारा करके चली गई है। मुझे कल ही सैकड़ों लोगों को उधारी वापस देना था, वे सभी पैसे तिजोरी में रखे थे। पड़ोसन बोली, गंगा की माँ, मैं समझती थी तुम बहुत चतुर और चालाक औरत हो, एक अच्छी व्यापारी हो, परंतु तुम तो गद्दी हो। तुमने एक अनजान औरत को अपनी बहू कैसे बना लिया और मान भी लिया, तो उसके विषय में पता करना था कि कहाँ की है, किस जाति की है, सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। व्यभिचारिणी औरतें इसी तरह लोगों को लूटती रहती है। ये चलन पहले शहरों में था, मगर वह गांव में आकर लुट गई है। तुम्हें उसे जिम्मेवारी नहीं सौंपनी थी जब तक कि वह बाल बच्चेदार नहीं हो जाती, मगर तुमने अब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तुम्हारे साथ तो रक्षा में हत्या हुई है। अब कोई भी आदमी किसी असहाय औरत की मदद नहीं करेगा, किसी अनाथ बेसहारा लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएगा। अभी दोनों बात कर ही रही थी कि गंगाराम आ गया। वो 1 हफ्ते बाद आने वाला था, मगर वह पत्नी से इतनी लंबी जुदाई नहीं सह सकता था, इसलिए आ गया था। जब माँ से सुना कि उसकी पत्नी दिन के उजाले में घर को लूट कर भाग गई है, तो उसे पहले तो माँ की बात मजाक लगी, परंतु सच्चाई सामने आने पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसे पत्नी के जाने का गम तो था ही कि मुझसे कितना प्रेम करती थी। उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि वह एक बुरी औरत है, वह एक बेवफा है, एक लुटेरी दुल्हन है, पता नहीं कितनों को लूटी होगी। अब माँ बेटे को चिंता थी कि 1000 मोहरे कहाँ से आएगा जिससे देनदारी से मुक्ति मिले। अब तो घर बार बेचने की नौबत आ गई थी, मगर उसके बावजूद भी 1000 मोहरे नहीं पूरी हो रही थी। माँ बोली, बेटा, अब हमारे पास एक ही उपाय है कि हम हरपुर बाजार चलकर काशी से मदद मांगते हैं। काशी मामा ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। दोनों माँ बेटा सुबह में हरपुर बाजार काशी के पास गए। दोनों को साथ आए देख काशी बोला, बहन, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहती तो मैं खुद आ जाता। तब गंगाराम की माँ बोली, भैया, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ और यह मुश्किल मेरे खुद की पैदा की हुई है। 1 माह पहले मैं यहाँ से घर लौट रही थी कि झाबुआ के वन में मुझे एक लड़की रोती हुई मिल गई। मुझे उस लड़की पर बहुत दया आ गई। मैंने पूछा कि बेटी, क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन चाची मेरा ब्याह अपने अपंग भाई से कराना चाहती है। वह ब्याह अनुचित और अमर्यादित है। मैंने इनकार कर दिया तो चाची मुझे मार पीट कर घर से निकाल दी है। मैं अब चाची के जुल्म से तंग आकर मरने जा रही हूँ। यह सुनकर मुझे उस सुंदर लड़की पर दया आ गई, तो मैंने उसे सहारा दे दिया, उसे आश्वासन दिया कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, तुम्हें मैं बहू बनाऊंगी। मैं उस लड़की को लेकर घर आ गई और उससे गंगाराम का ब्याह करा दिया। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी खूबसूरती से हमारी सेवा करती थी। वो आभास ही नहीं होने दी कि वो लुटेरी हो सकती है। वो 1 माह तक एक अच्छी बहू की तरह घर में रही, लेकिन कल गंगा बाजरा खरीदने दक्षिण के गांव में चला गया। मैं खुद वसूली के लिए यहाँ आ गई, लेकिन कल का दिन ही हमारे लिए मनहूस था। आप भी यहाँ नहीं मिले तो मुझे घर लौट जाना पड़ा। जब हम दोनों घर से बाहर चले गए थे तो घर में अकेली वह बहू रह गई थी।
वो खाली घर का लाभ उठाकर हमारी सारी संपत्ति लेकर भाग गई। लुट जाने के बाद हमें पता चला कि वह एक लुटेरी दुल्हन थी। वह कोई बदचलन औरत थी, वो कोई भली औरत नहीं थी। कोई औरत जब किसी मर्द के साथ एक रात रह जाती है तो वह औरत फिर जिंदगी भर के लिए उसकी बनकर रह जाती है, मगर बदचलन को तो रोज पति बदलने की आदत होती है। मुझे ताज्जुब है कि बदचलन एक के साथ एक महीना कैसे रह गई। भैया, मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ, आशा है आप निराश नहीं करेंगे। काशी बोला, मदद की बात तो बाद में हम करेंगे, पहले यह बताओ कि तुमने किसी अनजान को अपनी बहू कैसे बना लिया? उससे उसका घर क्यों नहीं पूछा? उसकी हकीकत की पहले पता क्यों नहीं लगाई कि झूठ बोल रही है या सत्य बोल रही है? और फिर गंगाराम का ब्याह भी चुपके चुपके कर दी, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगने दी। तुम 1 माह में 4 बार यहाँ आई, मगर मुझसे एक बार भी नहीं बताई कि मैं गंगाराम का ब्याह कर दी हूँ। ब्याह कभी छिपाकर नहीं किया जाता। शादी में हित मित्र रिश्तेदार आते हैं। लड़की के भी कोई न कोई रिश्तेदार जरूर रहता है। कोई अपना ना हो तो दूर का रिश्तेदार रहता है। दूर का रिश्तेदार ना हो तो उसके घर के या निवास स्थान के आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो लड़की के ब्याह के साक्षी बनते हैं। किसी भी लड़की को कहीं से भी उठा लाकर ब्याह नहीं किया जाता। तुमने तो मेरे सारे अरमान पर पानी फेर दिया है। मैंने क्या क्या सोच रखा था गंगाराम के लिए। तुम शायद पता नहीं कि मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, और वह है हमारी बेटी ज्योति। मैं ज्योति का ब्याह गंगाराम से करना चाहता था, मगर यह गलती मुझसे भी हुई है कि यह बात मैं सिर्फ अपने मन में सोच लिया था, कभी तुमसे नहीं बताया था, वरना यह नौबत ही नहीं आई होती। मैं तुमसे कह दिया होता कि गंगाराम का ब्याह मेरे घर करना, तभी तुम लुटने से बच गई होती। परंतु कोई बात नहीं, हम फिर से गंगाराम के ब्याह के विषय में सोच सकते हैं। हम गंगा का ब्याह अपनी बेटी ज्योति से करा देते हैं। अब यह हरपुर में रहकर ही हमारा कारोबार देखेगा। तुम मेरे से देनदारों का पैसा ले लो और उनका उधारी चुका दो। अब उन पैसों को भूल जाओ जो लुट चुके हैं। लूट चुका पैसा और बह चुका पानी के लौट आने की उम्मीद नहीं करते। अतः अब इन सब बातों को भुलाकर आगे के कार्य पर विचार करो। ये पैसा हाथ का मैल है, आता जाता रहता है, फिर से पैसे आ जाएंगे, इसकी चिंता तुम मत करना। गंगाराम माँ के साथ गांव वापस आ गया और बकायेदारों का पैसा बांटने के 2 दिन बाद ही फिर माँ के साथ हरपुर वापस चला गया। काशी ने अपनी बेटी के साथ गंगाराम का ब्याह कर दिया। गंगाराम माँ और पत्नी ज्योति के साथ हरपुर में ही रहने लगा। अब वह अपने गांव में सिर्फ किसानों के फसल तैयार हो जाने के वक्त ही 1 माह के लिए गांव आता और अन्न खरीद कर फिर शहर वापस चला जाता। इस तरह 8 साल गुजर गए। एक दिन गंगाराम एक गांव से अनाज खरीदकर वापस हरपुर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में जाती हुई एक औरत दिखी, जो चाल से उसकी पहली पत्नी लग रही थी। हालांकि वह नजदीक आने पर घूंघट कर ली। वह गंगाराम को पहले ही देख चुकी थी और पहचान भी गई थी। गंगाराम है तो गंगा भी उसे पहचान गया था। वो उस औरत के पास आते ही बोला, चोरनी रुको। औरत ठिठक गई तो गंगाराम बोला, लुटेरी, बेवफा, बदचलन, आज तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें कोतवाल के हवाले करूंगा। औरत बोली, हाँ, मुझे कोतवाल के हवाले ही कर दीजिए, मैं उसी लायक हूँ। मुझे जितनी भी उपाधि देनी है सब दे लीजिए, मैं उसी के लायक हूँ। मेरे लिए कारागार ही उचित जगह है। औरत इतना कह रोने लगी। गंगाराम बोला, मैं तुम्हारे घड़ियाली आंसू देखकर नहीं पिघलने वाला। औरत बोली, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप मुझ पर दया करो, मुझे अब कोई दया नहीं चाहिए। मैं जब अपना घर खुद फूंक चुकी हूँ तो मेरे लिए अब घर रहा कहाँ? क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? गंगाराम बोला, मुझे तेरी झूठी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर तू सुनाना चाहती है तो सुना डालो। मगर वह बात जरूर बताना कि किस तरह मुझे धोखा देकर चली गई थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें प्यार देने में कौन सी कमी रखी थी? मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था, परंतु और कौन सी महान संपत्ति के लिए मुझे धोखा देकर चली गई? औरत बोली, मैं जब आपके घर आई तो उस वक्त मैं कोई अच्छी औरत नहीं थी। मैं एक लुटेरी औरत थी। मैं बहुत बुरी औरत थी। मैं अपने लुटेरे भाई और लुटेरी भाभी के लिए काम करती थी। मैं साजिश करके आपके घर आ तो गई, परंतु मेरे मन से लूट का विचार चला गया था। मैं एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनकर रहना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगी, तो इसीलिए मैं वहां से शादी की रात नहीं भागी।
उससे पहले मैं अनगिनत जगह गई थी, मगर शादी की पहली ही रात में भाग जाती थी। मैं कभी किसी मर्द के साथ रात नहीं बिताई। मुझे आपका घर अच्छा लगा। मर्द का प्यार क्या होता है मुझे आपसे पता चला। मैं आपसे प्यार कर बैठी, इसलिए आपके घर में रहने लगी। मैं उसे अपना घर समझ बैठी। 1 माह गुजर गया। आपके घर में कभी माँ जी रहती थी तो कभी आप रहते थे, किसके चलते मेरा भाई मुझसे चाहकर भी नहीं मिल पाता था। वह मुझ पर हैरान था कि 1 माह कैसे किसी के घर में रह गई। हमारा पेशा है, झटपट लूटो और भाग चलो। उसे शंका होने लगा कि बहन उसके साथ धोखाधड़ी की है, उसके बिना इजाजत ब्याह कर ली है। उसकी कमाई का मैं सबसे बड़ी जरिया थी। उसकी दुकान बंद होती नजर आ रही थी तो वो मेरे घर पर नजर लगाए बैठा था। वो जब पाया कि घर में कोई नहीं है तो वह मेरे पास आया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखी है? 1 माह से यहीं पड़ी हो, चलो जल्दी करो, सभी सामान समेटो और भाग चलो। मैंने भाई से कहा कि भाई, मैं अब भाग नहीं सकती। मैंने ब्याह कर लिया है, अब मेरी अपनी दुनिया है। मेरा पति है, मेरी सासू है और फिर मैं माँ बनने वाली हूँ। तो भाई हंसने लगा, बोला, मूर्ख, लुटेरी औरत और वेश्या किसी की पत्नी नहीं होती। मैंने कहा कि लेकिन मैंने ब्याह कर लिया है और अब अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। तुम भी तो एक लुटेरे हो और अपना ब्याह कर लिया है। ब्याह करने का तो सबको अधिकार है। भाई बोला, ठीक है, मत जाओ, मैं समूचे गांव में तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में बता दूंगा। तुम अब तक न जाने कितने लोगों की पत्नी बन उन्हें लूट चुकी हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। उतने लोगों में तुम्हारा असली पति कौन है? जब तुम्हारे नए पति को पता चलेगा कि तुम लुटेरी हो तो जूते मार मार कर घर से बाहर कर देगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी जो कुछ इस घर में है उसे ले लो और मेरे साथ दफा हो जाओ। मुझे लगा कि सचमुच मेरा भाई मेरा पोल खोल दिया तो मुझे कोई भी भला आदमी मुझे नहीं रखेगा। मैं अपने भाई की बातों में आ गई और उसके साथ भागने को तैयार हो गई। घर जाने पर मैं भाई पर दबाव बनाने लगी कि भले ही यह पैसे मैंने लूट लिए हैं, परंतु इसको तुम्हें छूने नहीं दूंगी, ये मेरे पति का है। भाई बड़ी बेहयाई से बोला, अब तक जितना धन लूट कर लाती रही हो सब के सब तुम्हारे पति के ही थे। तुम खुद तय करो कि तुम्हारा पति कौन है, तब तक यह धन मुझे दे दो। मैंने मना किया तो भाई भाभी ने मुझे बहुत मारा और सारा धन लेकर चले गए। कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। मेरी थोड़ी सी नासमझी ने कहीं का नहीं छोड़ा। जो धन मैं लूट कर भागी थी वह सारा धन तो पहले से ही मेरा था। ये मेरे समझ में आ गया होता तो मैं तो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलती। और आपने भी गलती कर दी कि एक नई औरत को अपना घर अकेले उसी के भरोसे छोड़ दिया। आप मेरे साथ रहे होते तो मेरी दुनिया उजड़ने से बच जाती। इतना कह औरत रोने लगी। गंगाराम बोला, मैंने तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहा था। तुम्हें सब कुछ सौंप दिया था। अब जब खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगा ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हारी बेवफाई के तीसरे दिन ही ब्याह कर लिया था। अब तो मेरे साथ मेरी पत्नी ज्योति और 2 बच्चे भी हैं। अब जाओ और लूटे हुए धन को चाटो, अपने भाई भाभी की सेवा सत्कार करो। औरत बोली, क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आपका अपना बेटा भी है हमारे पास, वह बिल्कुल आपके जैसा है। क्या आप उससे नहीं मिलना चाहोगे? आप मुझे अपने पास रख लो। मैं आपके दाम्पत्य जीवन में कभी दखल नहीं दूंगी। मैं एक नौकरानी बनकर रहना चाहूंगी। आपको यदि मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं बता देती हूँ। दिव्या नाम है मेरा, मैं कद्दूपुर की हूँ। आप मेरे बारे में सब कुछ पता कर सकते हो। गंगाराम बोला, इसके लिए तुम्हें मेरी पत्नी से इजाजत लेना पड़ेगा। वह गंगाराम के साथ हरपुर चली आई। गंगाराम की पत्नी ने जब उसकी मजबूरी सुनी तो गांव वाले घर में रहने की इजाजत दे दी। वह गंगाराम से बोली, चाहे अब जैसी भी है, आपकी पहली विवाहिता पत्नी है। वह दुनिया में घूमे, भीख मांगे, चोरी करे तो शिकायत आपकी होगी। साथ में आपका एक बेटा भी है इसके पास, तो क्या आप अपने खून को ठग बनाओगे? अतः उसे आप गांव वाले घर में रखें और जब कभी गांव में जाए तो उसे भी प्यार दें। वह आपके प्यार की हकदार है। इस तरह गंगाराम अपनी दूसरी पत्नी की इजाजत से पहली को गांव वाले मकान में रहने को दे दिया। एक लुटेरी औरत अब बदल चुकी थी। वह एक भली औरत बनकर रहने लगी तो उसके साथ उसकी सास भी जाकर रहने लगी, क्योंकि वह सेवा बहुत ज्यादा करती थी। और जब दोबारा से उसे घर में शरण मिल गया था तो भली औरत बन गई थी।
ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार और माफी बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधार सकती है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हालात इंसान को बुरा बना देते हैं, पर दिल हमेशा अच्छा ही रहता है। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें 75 साल के हरिशंकर प्रसाद अकेले रहते थे। उनकी संपत्ति और बैंक में जमा पैसों की चर्चा पूरे इलाके में थी। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस वजह से उनके दूर के रिश्तेदारों की नजरें उनकी दौलत पर टिकी हुई थी। जब तक हरिशंकर प्रसाद स्वस्थ थे, कोई भी उनकी खबर नहीं लेता था, लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनके रिश्तेदार एक एक करके हवेली में आने लगे। सभी रिश्तेदार हवेली में जुड़ गए। कोई सेवा करने का बहाना बना रहा था, तो कोई चिंता दिखाकर अपनी वफादारी साबित कर रहा था। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ये सब अच्छी तरह समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये सब दिखावा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी दौलत के असली हकदार की परीक्षा ली जाए। एक दिन उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया और कहा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि अपनी संपत्ति किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दूं, लेकिन मैं इसे किसी लालची इंसान को नहीं देना चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदारों में कौन सबसे योग्य और ईमानदार है। यह सुनकर रिश्तेदार सतर्क हो गए। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, तो कुछ सोच में पड़ गए। अब सबको लगने लगा था कि आने वाले दिनों में अपने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़ सकता है। अगले दिन हरिशंकर प्रसाद ने सभी को एक काम दिया। उन्होंने कहा, मेरी कुछ पुरानी जमीनों के दस्तावेज कहीं खो गए हैं। जो भी इन्हें ढूंढ कर लाएगा, उसे मैं अपने सबसे करीब मानूंगा। यह सुनते ही रिश्तेदारों के मन में एक नई होड़ शुरू हो गई। अब सब अपने अपने तरीके से दस्तावेज ढूंढने की कोशिश करने लगे। राम शरण काका, जो खुद को हरिशंकर प्रसाद का सबसे करीबी भाई बताते थे, गांव भर में दौड़ धूप करने लगे। नीलेश चाचा, जो हमेशा उनसे पैसे उधार मांगते रहते थे, पुराने दस्तावेजों की खोज में लग गए। मीना भाभी, जो खुद को उनकी सगी बेटी जैसा जताने लगी थी, नौकरों पर नजर रखने लगी। सुमित और अनिल, दो युवा भतीजे जो अब तक शहर में रहकर नौकरी कर रहे थे, अचानक गांव लौट आए और दस्तावेज खोजने का नाटक करने लगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। इस जायदाद की लालच में रिश्तेदारों के असली चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे। रामशरण काका ने सोचा कि अगर वे हरिशंकर प्रसाद को अकेले में मना लें, तो शायद वे सब कुछ उनके नाम कर देंगे। नीलेश चाचा ने अपने जानकार वकील से बात की और पुराने दस्तावेजों की नकल निकलवाने की योजना बनाई। मीना भाभी ने नौकरों को पैसे देकर दस्तावेज के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। वहीं सुमित और अनिल ने फैसला किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे दस्तावेज गायब भी कर सकते हैं, ताकि बाकी रिश्तेदारों को बाहर किया जा सके। रात होते होते हवेली में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। हर कोई किसी न किसी चाल में लगा हुआ था, लेकिन इन साजिशों के बीच कोई और भी था जो इस खेल को चुपचाप देख रहा था। शाम को हवेली में एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उसने सीधे हरिशंकर प्रसाद से मिलने की इच्छा जताई। नौकर ने दरवाजे पर रोकते हुए पूछा, आप कौन है? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक पुराना परिचित। नौकर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने हरिशंकर प्रसाद से पूछकर उसे अंदर भेज दिया। इस रहस्यमय व्यक्ति के आने से हवेली में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार अब बेचैन थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है। क्या वह भी संपत्ति पर दावा करने आया था? क्या वो कोई वकील था या कोई पुराना मित्र? हरिशंकर प्रसाद ने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया और बाकी सभी रिश्तेदार भी चुपचाप उसकी गतिविधियों को देखने लगे। जैसे ही वह आदमी उनके पास पहुंचा, उसने धीमी आवाज में कहा, आपका फैसला सही होगा या गलत, ये वक्त बताएगा, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब रिश्तेदारों के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। सब सोच रहे थे कि यह आदमी कौन है और यह क्या राज खोलने वाला है। क्या यह व्यक्ति उनके लालच की पोल खोलेगा या फिर यही भी जायदाद की इस लड़ाई में एक नया खिलाड़ी है? हवेली के अंदर सन्नाटा था। सभी रिश्तेदारों की निगाहें उस रहस्यमय व्यक्ति पर टिकी थी,
जो हरिशंकर प्रसाद के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो उसे यहाँ की हर सच्चाई पहले से ही पता हो। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, बाबूजी, मैं यहाँ आपकी दौलत लेने नहीं आया, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने आया हूँ। ये सुनते ही रामशरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और बाकी सभी रिश्तेदार सतर्क हो गए। उनकी आंखों में बेचैनी थी। वे सोच रहे थे कि आखिर यह आदमी कौन है और इसे हवेली में घुसने कैसे दिया गया। हरिशंकर प्रसाद ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्या बताना चाहते हो? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा नाम शेखर है। मैं आपका पुराना परिचित हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी पहचान से ज्यादा जरूरी वह बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इतना सुनते ही रिश्तेदारों में हलचल मच गई। सभी अब सतर्क होकर शेखर की बातों को सुन रहे थे। शेखर ने आगे कहना शुरू किया, बाबूजी, आपकी संपत्ति पर बहुतों की निगाहें हैं। यहाँ मौजूद कई लोग आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी दौलत के लिए आपकी सेवा कर रहे हैं। वे आपको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। रामशरण काका को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे भाई, तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम बाबूजी का ख्याल रखते हैं या नहीं? हम उनके सगे रिश्तेदार हैं, बचपन से साथ रहे हैं, और तुम तो हमें जानते भी नहीं। शेखर ने उनकी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोला, जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, खुद बाबूजी भी जानते हैं कि कौन उनके प्रति वफादार है और कौन नहीं। हरिशंकर प्रसाद अब तक शेखर की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, शेखर, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लोग सच में मुझसे कितना प्यार करते हैं और कितना लालच रखते हैं। शेखर ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि जब आपकी तबीयत बिगड़ी थी तब कितने रिश्तेदार आपसे मिलने आए थे? यह सुनकर सभी रिश्तेदारों की आंखें एक दूसरे से मिली। कोई कुछ नहीं बोला। शेखर ने आगे कहा, आपके बीमार पड़ने के बाद कुछ लोगों ने आपके नौकरों से जानकारी निकालनी चाहिए कि आपकी संपत्ति कितनी है। किसी ने वकील से पूछताछ की कि अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का क्या होगा, और कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि आपके बैंक अकाउंट की जानकारी तक निकालने लगे। अब माहौल और भी गर्म हो गया। नीलेश चाचा झल्ला उठे, अरे, ये आदमी बकवास कर रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये कौन है और ये हमें बदनाम कर रहा है। शेखर शांत भाव से मुस्कुराया और जेब से कुछ कागज निकाले। ये देखिए, उसने कहा, ये वे दस्तावेज है जो आपने चोरी से निकालने की कोशिश की थी। ये रही बैंक से ली गई जानकारी की कॉपी जो आपकी पत्नी के नाम से जमा पैसों की थी, और ये रहे वे कागजात जिनमें कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाने की कोशिश की थी। अब रिश्तेदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रामशरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और सुमित, अनिल जैसे लोग बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। रामशरण काका ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। देखो बाबूजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हमें आपकी चिंता थी, इसलिए हमने सोचा कि आपकी संपत्ति को लेकर कुछ जरूरी कदम उठा लें। हम तो बस यह सुनिश्चित कर रहे थे कि आपके बाद यह सब कोई बाहर वाला न ले जाए। शेखर हंसा, बिल्कुल सही कहा आपने काका, लेकिन यह भी सच है कि आप लोग बाहरी लोगों से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपके मन में बाबूजी के लिए चिंता नहीं, बल्कि उनकी जायदाद हथियाने की चाल थी। अब रिश्तेदारों का धैर्य जवाब देने लगा था। मीना भाभी ने चतुराई से माहौल बदलने की कोशिश की। वे अचानक रोने लगी और बोली, बाबूजी, हमने तो हमेशा आपको पिता समान माना है। हम बस आपकी भलाई चाहते थे। हमें तो यह भी नहीं पता कि यह आदमी कौन है और क्यों हमें गलत ठहरा रहा है। लेकिन इस बार हरिशंकर प्रसाद उनकी मीठी बातों में नहीं आने वाले थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बस, बहुत हुआ। अब मैं खुद देखना चाहता हूँ कि कौन मेरा सच्चा हितैषी है और कौन सिर्फ लालच में मेरे पास आता है। यह सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे उतर गए। वे समझ गए थे कि अब वे आसानी से जायदाद हासिल नहीं कर सकते। लेकिन क्या वे हार मान लेंगे? क्या अब वे कोई और चाल चलेंगे? हवेली के माहौल में साजिश की बू तेज हो चुकी थी। हर कोई अपने दिमाग में कोई न कोई योजना बना रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, कौन किसका साथ देगा
और कौन धोखा खाएगा। इस खेल का असली मोड़ अभी बाकी था। हवेली के माहौल में साजिश की बू और भी तेज हो गई थी। हरिशंकर प्रसाद के सामने अब उनके लालची रिश्तेदारों की असलियत धीरे धीरे खुलने लगी थी, लेकिन उन्होंने अब तक किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया था। वे धैर्य से हर चीज को परख रहे थे। उधर राम शरण काका, नीलेश चाचा, मीना भाभी और बाकी के रिश्तेदारों को यह एहसास हो चुका था कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। रात के सन्नाटे में हवेली के पिछवाड़े एक गुप्त बैठक हो रही थी। नीलेश चाचा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अब हमें जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा, वरना यह शेखर हमारी सारी पोल खोल देगा। बाबूजी, अब हमारे जाल में नहीं फंसने वाले। रामशरण काका ने गहरी सांस ली और कहा, हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम उनके सच्चे हितैषी हैं। हमें उनकी भावनाओं के साथ खेलना होगा। मीना भाभी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, अगर हम उनकी भावनाओं को भड़काने में सफल रहे तो वे खुद ही हमें अपनी संपत्ति सौंप देंगे, लेकिन हमें बहुत चालाकी से चलना होगा। इसी बीच हवेली के एक पुराने नौकर कुंदन इस बातचीत को सुन रहा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि हवेली में कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुंदन वर्षों से हरिशंकर प्रसाद के साथ था और उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे। वह जानता था कि इन रिश्तेदारों के इरादे नेक नहीं है। सुबह होते ही हवेली का माहौल बदला बदला सा था। राम शरण काका और नीलेश चाचा अब पूरी तरह से सेवा भाव में लग गए थे। मीना भाभी और बाकी औरतें भी हरिशंकर प्रसाद के आसपास रहकर उनकी पसंद की चीजें करने लगी। वे अब किसी भी तरह उनका विश्वास जीतना चाहते थे। हरिशंकर प्रसाद यह सब देख रहे थे। वे समझ गए थे कि यह सब अचानक से क्यों हो रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों की असलियत को पूरी तरह सामने लाया जाए। उसी दिन शाम को हरिशंकर प्रसाद ने सभी को बैठक कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैंने एक फैसला किया है। यह हवेली और मेरी संपत्ति किसके पास जाएगी, इसका निर्णय मैं खुद करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सच में मेरा ख्याल रखता है और कौन सिर्फ लालच में मेरे पास आता है। यह सुनकर सभी रिश्तेदार सतर्क हो गए। मीना भाभी जल्दी से बोली, बाबूजी, हमें तो आपकी चिंता है। हमें दौलत से कोई मतलब नहीं, बस आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। नीलेश चाचा ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ बाबूजी, हम तो बस आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हरिशंकर प्रसाद हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर मेरी संपत्ति से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तो फिर तुम सभी मेरे सामने एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दो कि मेरे बाद तुम मेरी संपत्ति में कोई दावा नहीं करोगे। इतना सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे पीले पड़ गए। यह तो उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाबूजी इतनी बड़ी चाल चल देंगे। राम शरण काका ने जल्दबाजी में कहा, बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम तो आपके अपने हैं। क्या हमें इस तरह से खुद को साबित करना पड़ेगा? हरिशंकर प्रसाद ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? अब पूरा माहौल गंभीर हो चुका था। रिश्तेदारों की आंखों में बेचैनी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वे इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। रात होते ही हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो नौकरों को डराने की कोशिश की गई, फिर हवेली के कुछ कमरों में अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में कोई आत्मा भटक रही हो। ये सब देखकर नौकर चाकर भी डरने लगे। शेखर, जो इन सभी घटनाओं को ध्यान से देख रहा था, समझ गया कि यह सब कुछ रिश्तेदारों की चाल का हिस्सा है। उसने कुंदन से कहा, हमें इसका हल निकालना होगा। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुंदन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें बाबूजी को इस बारे में बताना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, एक और घटना ने हवेली में सनसनी मचा दी। रात के अंधेरे में अचानक से हवेली के मुख्य हॉल में आग लग गई। नौकरों ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन यह सब अचानक से कैसे हुआ, ये कोई नहीं समझ पाया। सुबह होते ही हवेली में चर्चा फैल गई कि यह सब किसी आत्मा का काम है। कुछ रिश्तेदारों ने डर का नाटक करते हुए कहा, बाबूजी, लगता है कि यह हवेली अब सुरक्षित नहीं है।
हमें इसे छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शेखर को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन अब हमें इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। अब यह साफ हो चुका था कि हवेली में षड्यंत्र का खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला था। आगे क्या होगा? क्या रिश्तेदार अपनी चाल में सफल होंगे या फिर उनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी? रात के घने अंधेरे में हवेली के अंदर हलचल तेज हो गई थी। रिश्तेदारों की आंखों में चिंता और डर का मिश्रण था। उनके सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। शेखर और कुंदन पूरी तरह सतर्क थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि यह आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया था। हरिशंकर प्रसाद इस पूरे खेल को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहे थे। अब वह सही समय का इंतजार कर रहे थे, जब इन लालची रिश्तेदारों को उनकी असली औकात दिखाई जा सके। हवेली में फैले डर का फायदा उठाते हुए रामशरण काका ने नीलेश चाचा और बाकी रिश्तेदारों को एक साथ बैठाया। अब बहुत हो चुका, रामशरण काका ने गहरी आवाज में कहा, हमें कुछ बड़ा करना होगा। नीलेश चाचा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर हम जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो सारी संपत्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। मीना भाभी, जो अब तक शांत थी, बोली, हमें बाबूजी को विश्वास दिलाना होगा कि वे इस हवेली से बाहर निकल जाएं। अगर वे यहाँ से चले गए तो उनके कमजोर होते स्वास्थ्य का फायदा उठाकर हम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। सभी रिश्तेदारों ने हामी भरी और एक नई योजना तैयार की गई। उस रात मीना भाभी और नीलेश चाचा ने हरिशंकर प्रसाद से बात करने का नाटक किया। बाबूजी, हमें आपकी चिंता हो रही है। इस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। हमें डर है कि कहीं आपकी सेहत पर बुरा असर न पड़े, मीना भाभी ने कहा। नीलेश चाचा ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बाबूजी, अगर आप चाहे तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल सकते हैं। जब तक हवेली में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम आपको अपने पास रखेंगे। लेकिन हरिशंकर प्रसाद ने उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराया। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि अब समय आ गया है कि इस हवेली को छोड़कर कहीं और जाया जाए। लेकिन मैं यह फैसला अकेले नहीं करूंगा। मैं सबके सामने अपनी वसीयत की घोषणा करूंगा। ये सुनते ही रिश्तेदारों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने सोचा कि अब उनके सपने पूरे होने वाले हैं। अगले दिन हवेली के बड़े हॉल में सभी को इकट्ठा किया गया। वकील को बुलाया गया और हरिशंकर प्रसाद ने अपनी वसीयत खोलने का फैसला किया। हरिशंकर प्रसाद ने वकील से कहा, इस वसीयत को पढ़कर सुनाइए ताकि सबको पता चल सके कि मेरी संपत्ति का असली वारिस कौन होगा। वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं हरिशंकर प्रसाद अपनी सारी संपत्ति अपने सबसे वफादार और ईमानदार उत्तराधिकारी को सौंपता हूँ। रिश्तेदारों की सांसें तेज हो गईं। वे एक एक शब्द पर अपनी किस्मत टटोल रहे थे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया। वकील ने आगे पढ़ा, और वह व्यक्ति है मेरा सबसे वफादार सेवक कुंदन। हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर यह क्या हो गया। नीलेश चाचा गुस्से से चिल्लाए, ये कैसा मजाक है बाबूजी? आपने अपनी पूरी संपत्ति एक नौकर को दे दी। रामशरण काका ने भी गुस्से में कहा, हमें लगता था कि आप हमें अपनी संतान मानते हैं, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। लेकिन हरिशंकर प्रसाद शांत थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, धोखा? धोखा मैंने नहीं, बल्कि तुम सबने दिया है। सालों से तुम लोग मेरे पास सिर्फ इस दौलत के लिए आते रहे। एक दिन भी मेरी सच्ची चिंता नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी कुंदन मेरे साथ था। उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और जो इंसान मेरी सच्ची सेवा कर सकता है, वही मेरी संपत्ति का असली हकदार है। रिश्तेदारों की आंखों में लालच की चमक अब गुस्से और हताशा में बदल चुकी थी। वे समझ गए थे कि उनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन यह अभी अंत नहीं था। हरिशंकर प्रसाद ने आगे कहा, मैंने पहले ही पुलिस को सबूत दे दिए हैं कि मेरी हवेली में जो आग लगी थी वह एक सोची समझी साजिश थी, और उस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तभी दरवाजे पर पुलिस आ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने अंदर आकर कहा, हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है कि हवेली में जो कुछ हुआ वह इन लोगों की चाल थी।
हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। रिश्तेदारों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक एक करके सभी को पुलिस पकड़कर ले गई। हरिशंकर प्रसाद ने चैन की सांस ली। उन्होंने कुंदन की ओर देखा और कहा, आज से यह हवेली तुम्हारी है, इसे अच्छे से संभालना। कुंदन की आंखों में आंसू थे। उसने झुककर बाबूजी के पैर छुए और कहा, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबूजी। शेखर और बाकी नौकर भी खुश थे। हवेली में अब सिर्फ वे ही लोग बचे थे जो सच में हरिशंकर प्रसाद का सम्मान करते थे। लालची लोगों का अंत हो चुका था और हवेली में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि लालच अंततः विनाश की ओर ले जाता है। रिश्तों की बुनियाद स्नेह, सम्मान और विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन जब उसमें लालच घुस जाता है तो वह रिश्ते बिखरने लगते हैं। हरिशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और समझा था। उन्होंने अनुभव के आधार पर जाना कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव ही असली पूंजी होती है। उन्होंने दिखा दिया कि जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं, वे कभी सच्चे नहीं होते। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां ही असली चरित्र की परीक्षा होती है। जब हवेली की संपत्ति पर संकट आया, तब असली रिश्तों की पहचान हुई। जो लोग स्वार्थी थे, वे लालच में अंधे हो गए और अपनी साजिशों में ही फंस गए। वहीं जो सच्चे और निस्वार्थ थे, वे अंततः विजयी हुए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी और निष्ठा का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। लालच चाहे कितना भी आकर्षक लगे, परंतु वह हमेशा बुरे परिणाम ही देता है। इसीलिए जीवन में सच्चे संबंधों की कदर करें और हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।